हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अभिषेक और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट। ऑल्दो आज के लेक्चर में आप मीजोमेरिक इफेक्ट तो ऑब्वियस नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। और आप मेरे साथ में रेजोनेंस अभी लगातार 2-3 लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं जहाँ पे रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। बच्चे नए हैं मेरे चैनल पे, उनके लिए मैं एक बात बता देता हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए क्लास 11th का जो ऑर्गेनिक के क्लासेस हैं उनको मैंने स्टार्ट किया है। और फिलहाल अभी हम हैं जीओसी पोर्शन के ऊपर में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हम पढ़ रहे हैं। और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है आई इफेक्ट यानी इंडक्टिव इफेक्ट। आप उसको जाके इससे पहले वाले लेक्चर्स में देख लीजिएगा। मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हैं इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर में या फिर और भी जो लेक्चर्स हैं मैं उनका प्लेलिस्ट डाल रहा हूँ, आप वहाँ से जाके उन लेक्चर्स को कवर कर सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं रेजोनेंस के बारे में। ठीक है, जिस तरीके से एक आई इफेक्ट हम लोगों ने पढ़ा जो कि इंटरमीडिएट्स को स्टेबल कर रहा था, तो वैसे ही मैंने आपको बोला था जीओसी 1 जो आप पढ़ रहे हैं वो भी इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पे ही है। और भी अदर भी चीज़ें हैं जो कि रेजोनेंस से हम कर पाएंगे, लेकिन हमारा मेन टारगेट है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में इंटरमीडिएट्स एंड उनकी स्टेबिलिटी के बारे में बात करना। ठीक है, चलिए और एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ऐड हो सकते हैं, जिसका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए बेटा ध्यान दो, अगर मैंने बोला कि एक मॉलिक्यूल है C6H6, एकदम सिंपल मॉलिक्यूल के साथ स्टार्ट करते हैं जिसका आपको नाम भी पता है, दैट इज कॉल्ड बेंजीन। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि आप बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाइए। ठीक है, तो एक बात बताओ, हम जानते हैं कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। तो अगर कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो अगर मैं 6 कार्बन देख रहा हूं तो 24 बॉन्ड्स बनेंगे। तो 24 बॉन्ड्स होने चाहिए 6 कार्बन के, 6 4 जा 24। हाइड्रोजन तो सिर्फ 6 है। तो इसका मतलब ऐसा कुछ हो रहा है कि जो कार्बन है वो सिर्फ हाइड्रोजन से कनेक्टेड नहीं है। कार्बन जो है वो कार्बन के साथ में कनेक्टेड तो है, लेकिन अगर सोच के देखो, अगर मैं कार्बन को स्ट्रेट चेन में ही लगाऊं, ठीक है ध्यान से समझना, स्ट्रेट चेन में ही लगाऊं, 6 कार्बन मैंने लगा दिया और मैं कहता हूं कि आप सभी का ऑक्टेट कंप्लीट कीजिए, तो आप ऐसे ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेंगे? सभी पे हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ आपको 3 लगाना पड़ेगा। तो देख रहे हो हाइड्रोजन का नंबर ज़्यादा हो रहा है। अगर आप सोचते हैं कि इसमें मल्टीपल बॉन्ड्स लगा देते हैं, तो मल्टीपल बॉन्ड अगर आप ऐसे लगाते हो, देखो यहाँ डबल बॉन्ड लगाया, यहाँ डबल बॉन्ड लगाया, मतलब एल्कीन के लिए, तो पहले तो ये सिस्टम बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा क्योंकि ये कॉम्बिलिन सिस्टम्स में आ जाता है। ऑल तो चलिए 2 हाइड्रोजन यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा और 2 यहाँ पे होगा। स्टिल आप देखिए तो हाइड्रोजन का नंबर कितना हो जाता है, आपके 4 इधर और 8 हो जाते हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप सोचते हैं चलो नहीं ऐसे नहीं लगाएंगे, अल्टरनेट नंबर्स पे लगा देते हैं डबल बॉन्ड। आप जब अल्टरनेट पे भी सोचेंगे अगर इस सिस्टम में लगाने के लिए, तो भी आपको प्रॉब्लम है कि आप एक रियल स्ट्रक्चर जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, यानी लिविस ऑक्टेट जो स्ट्रक्चर है वो नहीं बना पा रहे हैं। तो पहला बात समझिए कि जो बेंजीन है वो तो पहले एक साइक्लिक कंपाउंड है, वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, यानी हम स्ट्रेट चेन में देख चुके हैं वो स्ट्रेट चेन में बैठ नहीं रहा है, तो हम लोगों ने बेंजीन का सोचा एक रिंग स्ट्रक्चर, यानी एक साइक्लिक रिंग होगा 6 कार्बन का। ठीक है, दिमाग में आ सकता है कि हाँ साइक्लिक रिंग है। अगर आप इसमें सोचते हैं कि नहीं मैं सिंगल बॉन्ड ही रखता हूँ सभी जगह, सोचिए हर कार्बन का तो 2 बॉन्ड हो रखा है, तो मतलब 2-2 हाइड्रोजन होंगे, तो 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, ऐसे ऐसे करते करते 6 सेंटर्स पे कितने हो जाएंगे? 12 हाइड्रोजन। लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं है, ऑक्टेट तो आप कंप्लीट कर रहे हो लेकिन इस फॉर्मूले को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। चलिए अगर आप ऐसा सोचते हैं सब जगह एक एक हाइड्रोजन देते हैं, एक एक हाइड्रोजन देते हैं, ठीक है, तो एक एक हाइड्रोजन देने से 6 कार्बन पे 6 हाइड्रोजन लग जाता है। लेकिन पॉइंट है सर यहाँ पे भी तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, तो कार्बन के ऑक्टेट कंप्लीट करने को क्या करोगे आप? फिर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाओगे। ठीक है, और आप सभी कार्बन पे नहीं बना सकते। अगर आप सभी कार्बन पे डबल बॉन्ड ऐसे बीच लगातार दिखा देंगे तो आपके बॉन्ड्स जो होंगे वो ज़्यादा हो जाएंगे, कार्बन जो है मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स ही बना सकता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है और जिसको हम लोग इस तरीके से करके बना देते हैं, बेंजीन कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, जहां पे 6 कार्बन एक रिंग में होता है और जो पाई बॉन्ड्स यानी जो डबल बॉन्ड है वो अल्टरनेट पोजीशन पे लगा होता है। आई होप आपको जो बेंजीन वाला मैंने बात बोला वो थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आया होगा। अब देखिए मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ बेसिकली। तो मैंने बोला बेटा आप बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाइए, तो आपको एक बात समझ में आ गया था कि मुझे 6 मेंबर्ड रिंग बनाना है जिसमें आपको मल्टीपल बॉन्ड्स दिखाने हैं। ठीक है, और वो भी अल्टरनेट पोजीशन पे कार्बन कार्बन के बीच में। तो मैंने जब आपको स्ट्रक्चर बोला बनाने के लिए, तो
एक बच्चे ने बोला कि सर आपने जैसा बनाया था मैं वैसे ही बना देता हूँ, लेकिन दूसरे बच्चे ने बोला कि आप जो बॉन्ड्स बना रहे हैं वो कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2 के बीच में क्यों बना रहे हैं? कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 6 के बीच में भी तो बन सकता है। ऑब्वियस सही बात है। यहाँ पे भी ऑक्टेट क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। देखो अगर मैं कार्बन नंबर 1 देखूं, 2 देखूं, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। तो कार्बन के बेंजीन के ये दो स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। स्टूडेंट नंबर 1 ने ये वाला स्ट्रक्चर बनाया और स्टूडेंट नंबर 2 ने ये वाला स्ट्रक्चर बनाया। अब आप बताइए, आप कौन से स्ट्रक्चर को सही मानेंगे और कौन से स्ट्रक्चर को गलत मानेंगे, या फिर दोनों को ही सही मानेंगे? बताइए। तो देखिए इसका आंसर है ये दोनों स्ट्रक्चर सही है। अब दोनों स्ट्रक्चर को सही मैं किस तरीके से जस्टिफाई करूंगा? तो इन दोनों में, दोनों स्ट्रक्चर्स में जो पोजीशन है बॉन्ड्स का वो भी अल्टरनेट रखा गया स्टेबिलिटी के लिए। दूसरा, सारे एटम्स, आप कोई भी एटम इसमें देखेंगे सभी का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, ऑब्वियस हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर सही हैं। तो हम इसमें कैसे बोलें कि इसका हम, जब ये मुझे स्ट्रक्चर बनाने बोला जाएगा तो हम कौन सा स्ट्रक्चर बनाएंगे? तो देखो ध्यान देना, आप इन दोनों में से कोई सा भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एक ही मॉलिक्यूल का दो स्ट्रक्चर हो रहा है। तो दो स्ट्रक्चर हो रहा है, तो अगर मैं कार्बन नंबर 1 को और कार्बन नंबर 2 को देखूं, कार्बन 1 एंड 2, यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होने के वजह से, अभी आपको नहीं पता है लेकिन मैं बता रहा हूँ, डबल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये बॉन्ड लेंथ है डबल बॉन्ड के लिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और अगर मैं यहाँ पे कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2 देखूं, यहाँ पे है सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो थोड़ा ज्यादा होगा ना, डबल बॉन्ड में स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। तो इट इज 1.54 एंगस्ट्रॉम। तो एक बात बताओ, आप कह रहे हैं कि कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड लेंथ इतना होगा, एंड अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड लेंथ इतना होगा। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो रहा है कि अगर मुझे लेट सपोज इस मॉलिक्यूल को ब्रेक करना है, इनके कार्बन को अलग करना है, तो मैं किस हिसाब से बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी का आइडिया लगाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम को क्लियर करने के लिए बोला गया कि एक्चुअल में आप जो दो स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं ना इस मॉलिक्यूल का, दोनों ही करेक्ट है, लेकिन ये जो है बेसिकली मॉलिक्यूल्स के दो स्ट्रक्चर्स तब हैं जैसे इसमें ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना लगातार घूम रहे हैं, ये रुके हुए नहीं है। और जब लगातार घूम रहे हैं, अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो हो क्या रहा है कि जब आप एक बार फोटो लेते हैं बेंजीन का तो पहला स्ट्रक्चर दिखता है, और जब आप सेकेंड टाइम फोटो लेते हैं तो आपको दूसरा स्ट्रक्चर दिखता है। यानी इस मॉलिक्यूल के दोनों स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, जहां पे एक साइक्लिक रिंग है, पाई बॉन्ड्स जो हैं वो अल्टरनेट पोजीशन में है, लेकिन वही बात है, कभी अल्टरनेट पोजीशन स्ट्रक्चर नंबर 1 से चलता है, कभी अल्टरनेट पोजीशन स्ट्रक्चर नंबर 2 से चलता है। तो वही है कि आप इसी तरीके से समझिए कि आप जो फैन को देख रहे हैं, आपके सर पे जो ये फैन है वो चल रहा है, तो उसमें लगातार वो तो इलेक्ट्रॉन्स यानी फिन्स, उसके लगातार पंखे के जो फिन्स हैं वो क्या हो कर रहे हैं, लगातार घूम रहे हैं। लेकिन आप जब उसका फोटो लेंगे लेंगे तो होगा क्या कि वो पंखा का जो फिन्स है, तीन जो फिन्स हैं, वो किसी अलग पोजीशन पे दिखेंगे। फिर आप दोबारा फोटो लेंगे तो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है किसी दूसरे पोजीशन में दिखेंगे। तो यही होता है बेंजीन रिंग में भी पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ में, कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है लगातार अपने जगह पे रह नहीं पाते हैं, वो लगातार डीलोकलाइज होते हैं, लोकलाइज नहीं हो पाते। लोकलाइज मतलब रुका हुआ, ये होते हैं डीलोकलाइज। और डीलोकलाइज होने से इनका दो स्ट्रक्चर बनता है। सर तो एग्जाम में हम क्या करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स को कैसे दिखाएंगे? तो देखिए, आप एग्जाम में क्या करेंगे, इन दोनों का मिला हुआ स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो कि एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो प्रॉपर्टी, यानी पहला स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और सेकंड स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। तो देखो आपको 6 कार्बन बनाना है और इसके अंदर में पाई इलेक्ट्रॉन्स पूरे रिंग में घूम रहे हैं, तो आपको इसके अंदर में क्या बना देना है, सर्कल बना देना है। तो दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर बेंजीन। तो ये आप जब भी बनाएंगे तो ये सबसे मोस्ट एक्यूरेट स्ट्रक्चर है बेंजीन का, और इसको हम कहते हैं रेजोनेंस रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड वैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर में आप बोलेंगे कि जितने भी इस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर्स होंगे उन सभी का जो प्रॉपर्टी है वो आपको मिलेगा। हाइब्रिड मतलब क्या होता है, एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को मिक्स करके एक थर्ड बना देना, ठीक है। थर्ड ऐसा पार्टिकल बना देना जिसमें पहला और दूसरे स्ट्रक्चर की भी प्रॉपर्टी है, फिर पहला स्पीसीज और दूसरे स्पीसीज का भी प्रॉपर्टी दिखे, दैट इज कॉल्ड अ हाइब्रिड, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब ये जो मैंने स्ट्रक्चर नंबर 1 बनाया और जो स्ट्रक्चर नंबर 2 बनाया, ठीक है। अब इन दोनों को हम बोलेंगे क्या, तो इन दोनों को हम कहते हैं कई बार
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहा जाता है। ठीक है, कई बार इनको कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कहा जाता है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, या कई बार इनको हम कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो बात समझना, इन दोनों स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं, यानी स्ट्रक्चर नंबर 1 एंड स्ट्रक्चर नंबर 2 को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर या फिर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। अब देखो यहां था बॉन्ड लेंथ का कहानी। तो बॉन्ड लेंथ है कैसा सर, बेंजीन में बॉन्ड लेंथ कैसा है, सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है? तो एक्चुअल में बेंजीन में ना सिंगल बॉन्ड है ना डबल बॉन्ड है। बेसिकली जो तीन बॉन्ड्स हैं ये 6 सेंटर के बीच में बट गए हैं। तो बेसिकली हम कहते हैं कि ना बेंजीन में सिंगल बॉन्ड है ना बेंजीन में डबल बॉन्ड है, यहां पे बेसिकली पार्शियल पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, पूरा नहीं हो पाया पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, अब सोचो सिंगल बॉन्ड अगर रहता तो 1.54 होता, डबल बॉन्ड होता तो वो 1.34 होता, लेकिन इन दोनों के बीच में है। तो अगर आप बेंजीन का बॉन्ड लेंथ देखिएगा तो यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ निकलता है 1.40, समटाइम्स 1.39 एंगस्ट्रॉम, जो कि इन दोनों वैल्यूज के बीच में आता है। ठीक है, अब देखो रेजोनेंस हाइब्रिड को सबसे स्टेबल क्यों कहा गया है? एक तो सभी मॉलिक्यूल जितने भी उसके स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं सभी का मिक्स्ड है। नेक्स्ट होता है कि इनमें जो एनर्जी देखा गया है वो होता है मिनिमम, इनका एनर्जी होगा मिनिमम, और मिनिमम एनर्जी मतलब मैक्सिमम स्टेबिलिटी आप जानते हैं। ठीक है, इसको ऑब्वियस अगर मिनिमम एनर्जी है तो मोस्ट स्टेबल फॉर्म कहना पड़ेगा, इट इज अ मोस्ट स्टेबल फॉर्म। ठीक है, एंड लास्ट मैंने आपको बताया कि इट एक्सप्लेन्स ऑल दी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन, यानी बेंजीन का जितना भी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी है वो ये वाला जो स्ट्रक्चर है रेजोनेंस हाइब्रिड इसको एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक रेजोनेंस और रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है। अब मैं ना इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं मैं उसको डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा हिस्ट्री पोर्शन पे चलते हैं या फिर थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके अलावा कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या। तो देखो, अब देखिए आपने अभी तक इन दोनों स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्चर नंबर 1 एंड स्ट्रक्चर नंबर 2 के बारे में पढ़ा, लेकिन अदर साइंटिस्ट थे जिन्होंने, जैसे ये जो आप पढ़ते हो ना, ये स्ट्रक्चर बनाया था केकुले ने। ठीक है, तो दिस इज केकुले स्ट्रक्चर एंड दिस इज कॉल्ड दीवार स्ट्रक्चर। ठीक है, इन दोनों ने स्ट्रक्चर बनाया। तो केकुले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज करेक्ट एंड दीवार स्ट्रक्चर ऑफ जो बेंजीन है वो इनकरेक्ट है। क्यों? देखो यहाँ पे हमने देखा इनके दो फॉर्म्स हैं, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इनका रेजोनेंस हाइब्रिड बना लेते हैं और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब रेजोनेंस में जब पार्टिकल जाता है तो प्लानर होना चाहिए। सब मैं प्रॉपर्टी आपको एक एक करके आज के लेक्चर में पढ़ाऊंगा, बस आप सुनते जाइए। तो यहाँ पे क्या है, सारे कार्बन जो है वो डबल बॉन्डेड है, चाहे वो पार्शियल डबल बॉन्डेड ही है, लेकिन वो sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं यानी प्लानर होते हैं। ठीक है, अब ये जो दीवार ने जो स्ट्रक्चर बताया यहाँ पे भी देखो ऑक्टेट सभी का कंप्लीट है। अगर आप काउंट करेंगे, अब आराम से देखिए, इस कार्बन का देखिए, एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, 6 हाइड्रोजन हो गए। और ऑब्वियस है कि सभी एक एक हाइड्रोजन है, तीन तीन बॉन्ड सारे कार्बन का बना हुआ है। प्रॉब्लम आ रहा था इस पे, ये कार्बन और ये कार्बन। अब ध्यान देना, ये कार्बन कार्बन जो है वो है सिंगल बॉन्डेड। सिंगल बॉन्डेड होने का मतलब है sp3। sp3 मतलब होना टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो होता है 3D मॉलिक्यूल होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है जो कि मॉलिक्यूल को आउट ऑफ प्लेन लेकर आएगा। अब देखना, कोई भी मॉलिक्यूल आउट ऑफ प्लेन आ रहा है वो इसलिए आ रहा है ताकि वो स्टेबिलिटी चाहता है, क्योंकि उसको सेम प्लेन में व्हेन दे आर इन सेम प्लेन, अगर ये सारे सेम प्लेन में रहेंगे, दे विल रिपेल। ठीक है, इनमें रिपल्शन होगा। सर यहाँ तो सेम प्लेन में हो गया, अरे बात समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर वो sp3 ही रहता या फिर वो चार बॉन्ड सिंगल सिंगल बनाता तो वो 90 डिग्री पे नहीं बनाता, वो 109 डिग्री पे बनाता, क्योंकि उसको
प्रॉब्लम हो रहा है 90 डिग्री रहने में, यानी वो ना 90 डिग्री पे जब चार बॉन्ड्स बनाएगा, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यार कार्बन इस तरीके से अपने आप को बॉन्ड्स चार बना ले जिसमें बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का होगा, तो इनके बीच में बहुत ज़्यादा रिपल्शन होगा और ये मॉलिक्यूल टूट जाएगा। इसी वजह से क्या करता है, ये बॉन्ड अपने आप को क्या कर लेता है, ट्विस्ट कर लेता है और वो 3D में चला जाता है कुछ इस स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो बेसिकली यही हुआ है इन दो कार्बन के साथ में। और ये जो sp3 कार्बन है ना, इनको हम कहते हैं ब्रिज कार्बन, वेयर आई डी जी ई, ब्रिज कार्बन। ठीक है, और ब्रिज कार्बन जो है वो बड़ा अनस्टेबल कार्बन होता है, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें, बहुत प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं होती हैं। तो मैं ऐसे तो फर्स्ट लेक्चर ही आपको बहुत टफ नहीं करूंगा, बस ये समझ लेना कि कार्बन जो है आउट ऑफ द प्लेन है, और रेजोनेंस के अंदर में कोई भी एटम प्लेन में ही होना चाहिए, एक ही प्लेन में होना चाहिए। तो इन तीनों स्ट्रक्चर्स में गड़बड़ वही हो रहा है जो दीवार ने प्रपोज किया, कि जो एटम्स हैं, जो कार्बन एटम्स हैं, वो आउट ऑफ द प्लेन आ रहे हैं। दैट इज वाई ये स्ट्रक्चर जो है दीवार का वो गलत है, या फिर हम कह सकते हैं कि बड़ा हाई एनर्जी का है, हाई एनर्जी। ठीक है, हाई एनर्जी मतलब बड़ा, उसकी स्टेबिलिटी क्या है, बहुत कम है, स्टेबिलिटी इज वेरी वेरी लेस। तो ये मैंने आपको समझाया कि एक कॉन्सेप्ट केकुले ने दिया कि बेंजीन ऐसे बनाइए, और एक कॉन्सेप्ट दीवार ने दिया जो कि आप बोलेंगे कि हाँ हम बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे। चलिए थोड़ा डेफिनेशन पॉइंट्स पे आ जाते हैं। डेफिनेशन क्या है रेजोनेंस का, बात को फटाफट समझेंगे। रेजोनेंस डिस्क्राइब्स the situation where a single Lewis structure is insufficient to represent the true electron distribution in a molecule। ठीक है, तो रेजोनेंस क्या है, बेसिकली एक फिनोमेना है। ठीक है, एक फिनोमेना है जहां पे एक मॉलिक्यूल डिफरेंट लिविंग स्ट्रक्चर्स बना पाता है, सॉरी डिफरेंट लिविंग स्ट्रक्चर्स बना पाता है, तो हम वहाँ पे स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बात कर पाएंगे। तो अब जब मान लीजिए कि आप लिविंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, लेकिन आप बोलते हैं ना कि आप बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को बता नहीं पा रहे हैं, कि लेट सपोज बेंजीन का अगर मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, लेकिन वो बेंजीन की कुछ प्रॉपर्टी को नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा है, तो मुझे लगेगा ना कि वहाँ पे दूसरा स्ट्रक्चर इसका पॉसिबल है, और उस पॉसिबल चीज़ को कौन एक्सप्लेन करता है, रेजोनेंस एक्सप्लेन करता है। तो रेजोनेंस क्या है, बेसिकली एक फिनोमेना है जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव कर करके क्या करते हैं, अपने नए नए स्ट्रक्चर्स यानी नए लिविंग डॉट स्ट्रक्चर्स को क्या करते हैं, बनाते हैं। सेकंड, इट एक्सप्लेन्स द डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन मतलब क्या करना, लगातार मूव करना, लगातार मूव करना। लोकलाइज होना मतलब एक जगह रुके होना, डीलोकलाइज होना मतलब लगातार मूव करना। इट एक्सप्लेन्स द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल विथ कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, पाई सिस्टम्स। तो देखो इसमें होता क्या है, डीलोकलाइजेशन होता है सिर्फ कौन से इलेक्ट्रॉन्स का, पाई इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, इन अ मॉलिक्यूल, आउटसाइड द मॉलिक्यूल नहीं जाएगा, मॉलिक्यूल के अंदर ही रहेगा, with conjugated pi systems leading to unique properties like extra stability एंड अनयूजुअल बॉन्ड लेंथ। जो मैंने आपको बॉन्ड लेंथ समझाया था ना अभी थोड़ी देर पहले बेंजीन में 1.34 एंड 1.54 वाली बात, ये वही लिख रहा है। द एक्चुअल मॉलिक्यूल डज नॉट ऑसिलेट। ठीक है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता कि मॉलिक्यूल एक बार ये वाला स्ट्रक्चर बनाएगा और ये वाला स्ट्रक्चर बनाएगा। एक्चुअल में होता क्या है, मॉलिक्यूल ऑसिलेट नहीं करता है, समझिए इस बात को। हम लोग पढ़ाने के लिए बोल देते हैं कि पंखा घूम रहा है, दो स्ट्रक्चर्स लीजिए, वो समझाने का तरीका है, लेकिन एक्चुअल में ध्यान दीजिए, द एक्चुअल मॉलिक्यूल डज नॉट ऑसिलेट बिटवीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ऐसा नहीं है कि एक बार ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, एक बार ये बनेगा। हम ये बोलते हैं कि जितने भी उनके स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं या बना पा रहे हैं, लिविस जहाँ पे लिविस ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है, उन सभी को मिला के जो स्ट्रक्चर्स बनाया जाएगा उनको रेजोनेंस हाइब्रिड बोलेंगे, और जितने स्ट्रक्चर्स आप बना पा रहे हैं उन सभी को हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। तो देखिए, द एक्चुअल मॉलिक्यूल डज नॉट ऑसिलेट बिटवीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, rather the real structure is a resonance hybrid which is weighted average of all possible valid structures। मैंने भी बोला आप जितने पॉसिबल वैलिड स्ट्रक्चर्स बना पाते हैं उन्हीं को मिला के बनाया गया है हाइब्रिड। तो एक्चुअल में वो हाइब्रिड में ही एग्जिस्ट करता है, लेकिन आप फिर जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं वो आपका सोचा हुआ स्ट्रक्चर है कि अच्छा ये इसके लिए भी स्ट्रक्चर्स ये भी पॉसिबल होंगे। ठीक है, चलिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किसको बोलते हैं, मैंने आपको जस्ट अभी समझाया था। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर इंडिविजुअल लिविंग स्ट्रक्चर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड बना रहे हैं तो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स को मिला के बना रहे हैं, वो सारे स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, एंड दे आर कनेक्टेड बाय ए डबल हेडेड एरो। अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैं जब दो मॉलिक्यूल्स बना रहा हूं तो इनके बीच में एक डबल हेडेड एरो दिखा रहा हूं। तो जब दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप बनाते हैं तो उनके बीच में एक डबल हेडेड एरो बनाना होता है। ठीक है, तो ये हो गया रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात।
ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं फटाफट। रेजोनेंस एक हाइपोथेटिकल फिनोमेना है, ठीक है, कि ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा लेकिन एक्चुअली मूव नहीं करता है, वहां पे वो रेजोनेंस हाइब्रिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हम सिर्फ बोलते हैं कि ये मूव कर रहा होगा, तो बेसिकली हमारा ये थॉट प्रोसेस है। हम एक्चुअली मूव करता नहीं बताना चाहिए, हमें हमें ये बोलना चाहिए कि रेजोनेंस हाइब्रिड में एग्जिस्ट करता है। और जितने भी इसके लिविंग स्ट्रक्चर्स आप बना पा रहे हैं, मतलब आप बॉन्ड्स इधर इधर दिखा दिखा के, उन्हीं सबका मिला हुआ वो स्ट्रक्चर है रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। इट इज अ इंट्रामॉलिक्यूलर फिनोमेना, मतलब मॉलिक्यूल के विद इन होगा, बाहर नहीं जाएगा। आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स कभी भी मैं सिस्टम या फिर एक मॉलिक्यूल के बाहर नहीं लेके जाऊंगा। रेजोनेंस होता क्यों है? इट इज अ स्टेबलाइजिंग फिनोमेना, कि मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। ये इफेक्ट जो है वो एक परमानेंट इफेक्ट है, ध्यान रखना। एटम्स रिमेन्स इन द सेम पोजीशन ओनली, एटम्स का पोजीशन चेंज नहीं होगा, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये देखो, डिलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, फ्री रेडिकल टेक्स प्लेस। और कोई चीज मूव करे ना करे, ये चार चीज का मूवमेंट हो सकता है। और सिंपल सा बात है, एटम कभी मूव नहीं करेगा अपने पोजीशन से। मॉलिक्यूल शुड बी प्लानर। अब देखो दीवार में वही हो रहा था ना, sp3 हो रहा था। जब भी रेजोनेंस होगा तो मॉलिक्यूल प्लानर होना चाहिए, और प्लानर के लिए आइदर वो sp या फिर sp2 देखो, कि इसके ऊपर जितने भी आप बनाते हैं sp3 sp3d, सब कुछ क्या चला जाता है, आउट ऑफ द प्लेन, यानी 3D में चला जाता है। तो बेसिकली आप देखेंगे सारे कार्बन कैसे होंगे, सारे मॉलिक्यूल कैसा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल क्या होगा, प्लानर दिखेगा। लोन पेयर पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस आर नॉट कंसिडर्ड इन हाइब्रिडाइजेशन। मैं आपको समझाऊंगा कि जो लोन पेयर रेजोनेंस में चला जाता है उसको आप हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग को, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है इनऑर्गेनिक लेक्चर्स में, कि हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा वन एंड पाई लोन पेयर के काउंट करके। लेकिन अगर वो लोन पेयर रेजोनेंस में चला गया है तो वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, द एवरेज स्ट्रक्चर ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। मैंने आपको बताया कि जितने भी स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं उनका मिला जुला स्ट्रक्चर जो है उनको हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, मैं एक चीज़ समझा देता हूँ कि मैंने वो जो पॉइंट बोला ना कि अगर लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा होगा रेजोनेंस में तो वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लेट्स सपोज एक मॉलिक्यूल है, CH2 डबल बॉन्ड CHO, लोन पेयर, और यहाँ पे H, ठीक है। ये एक बेसिकली एक अल्कोहल है, टाइप ऑफ अल्कोहल है, बात करेंगे जब इट इज़ अ विनाइल अल्कोहल, बाद में बात करेंगे इसके बारे में, हमें अभी फिलहाल नहीं जानना है। आपको अभी नहीं पता है कि इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं, मैं बोल रहा हूँ हो रहा है। और ये एक जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। ये वाला लोन पेयर जो है ये रेजोनेंस में है, ये जो है वो रेजोनेंस में है। तो अगर मान लो मैं रेजोनेंस में नहीं होता बोलूं, तो अगर मैं बोलूं कि ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहाँ पे, तो आप क्या बोलते हैं? सर हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए स्टेरिक नंबर निकाल लेते हैं। स्टेरिक नंबर होता है सिग्मा बॉन्ड, तो एक सिग्मा इधर एक सिग्मा इधर, दो। और लोन पेयर भी कितना, दो। तो इसके लिए आता है स्टेरिक नंबर 4, और स्टेरिक नंबर 4 के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp3, ठीक है। तो आप एक्चुअल में क्या बोलते हैं कि ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। लेकिन एक जब लोन पेयर जो भी रेजोनेंस में चला जाता है वो तो फिर हाइब्रिडेशन में जाता नहीं है, तो ये नहीं काउंट होगा। तो एक्चुअल में इसका स्टेरिक नंबर क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड 2 और लोन पेयर सिर्फ एक, तो ये क्या हो गया 3। और 3 के लिए जो हाइब्रिडेशन आता है वो होता है sp2। तो बेसिकली इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 है, क्योंकि sp3 नहीं है, क्योंकि एक लोन पेयर किसमें है, रेजोनेंस में है। कैसे है वो थोड़ी देर में आप सीख जाएंगे। चलिए, आई होप आपको ये जो बात है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो, कंडीशंस फॉर रेजोनेंस क्या है। कंडीशंस जो हैं, पहला है कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो किस सिस्टम में होने चाहिए, वो होने चाहिए कॉन्जुगेटेड सिस्टम में होने चाहिए, कॉन्जुगेट सिस्टम होना चाहिए। मतलब मस्ट हैव अल्टरनेटिंग सिंगल एंड मल्टीपल बॉन्ड और लोन पेयर एडजेसेंट टू द डबल बॉन्ड। अच्छा चलो, ऐसे नहीं समझ पा रहे हो कॉन्जुगेट सिस्टम क्या है, तो मैं तुमको बताता हूँ। तीन तरीके का सिस्टम होता है, एक कहा जाता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम या फिर कॉन्जुगेट सिस्टम, दूसरा होता है कॉम्युलेटेड सिस्टम, और तीसरा होता है आइसोलेट। ये जो आप सिस्टम देख रहे हैं इसमें क्या है, अगर आप देखेंगे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो ऐसे सिस्टम को कहा जाता है कॉन्जुगेटेड, ठीक है। इट इज कॉल्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अगर हम बात करेंगे ऐसा, जहां पे लगातार डबल बॉन्ड होगा, गैप नहीं होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये सिस्टम नहीं होगा। और आप देखिए डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्युलेटेड सिस्टम। इट इज कॉल्ड कॉम्युलेटेड सिस्टम, ठीक है। और एक और होता है दैट इज कॉल्ड दिस, इसको हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब कोई अल्टरनेट पोजीशन पे नहीं है, डबल बॉन्ड यहाँ है, सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड आया, लेकिन यहाँ पे क्या था, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अल्टरनेट इसी को कहते हैं ना।
तो पहला वाला है कॉन्जुगेटेड, दूसरा है कॉम्युलेटेड और तीसरा होता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड। तो रेजोनेंस के लिए मुझे ये कंडीशन चाहिए, यहाँ रेजोनेंस नहीं हो सकता, यहाँ रेजोनेंस नहीं हो सकता। तो मैंने वही पॉइंट लिखा है कि कॉन्जुगेट सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। कहाँ, किसके बीच में, मतलब किस चीज़ में, पाई इलेक्ट्रॉन्स में। पाई इलेक्ट्रॉन्स के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स भी हो सकते हैं, लोन पेयर हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, ये सब बात करेंगे अगले वाले पेज पे। तो पहले मैंने बोला कि अल्टरनेट पोजीशन पे पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, यानी कॉन्जुगेट सिस्टम होना चाहिए रेजोनेंस के लिए। दूसरा, प्लानर होना चाहिए। मैंने ऊपर आपको बोला एटम, द एटम पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस मस्ट बी इन द सेम प्लेन अलाउिंग द इफेक्टिव ओवरलैप ऑफ द पी ऑर्बिटल्स। हाँ ठीक है, पाई बॉन्ड बनेगा वहां पे। तो बेसिकली ये कहा जा रहा है कि मॉलिक्यूल शुड बी प्लानर, या फिर आप इस चीज को समझ लीजिए कि एटम जो कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है वो एक ही प्लेन में होना चाहिए, मॉलिक्यूलर प्लेन में होना चाहिए। नेक्स्ट, पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीपल लिव स्ट्रक्चर। ऑब्वियस, अगर मल्टीपल लिव स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, एक ही स्ट्रक्चर बनेगा तो रेजोनेंस ही नहीं है, मतलब कोई डिलोकलाइजेशन हुआ ही नहीं। ठीक है, तो ओनली इलेक्ट्रॉन्स, मेनली पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड लोन पेयर्स कैन मूव, नॉट एटम्स। मैंने बोला था एटम को मूव नहीं कराएंगे। तो तीन चीजें हैं, कॉन्जुगेट सिस्टम होना चाहिए, प्लानर होना चाहिए, और मल्टीपल लिव स्ट्रक्चर्स उसके बन जाने चाहिए, बन सके। ठीक है, अब देखो, मैंने बोला कॉन्जुगेट सिस्टम होना चाहिए। अब क्या क्या कंडीशंस हैं कॉन्जुगेट सिस्टम होने के, या फिर कौन कौन से टाइप्स है कॉन्जुगेट सिस्टम के, तो मैंने वही लिखा है, कंडीशंस फॉर द कॉन्जुगेट सिस्टम इन रेजोनेंस। देखो, यहां पे है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो देखो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। तो ये कॉन्जुगेट सिस्टम हो, मतलब डबल बॉन्ड के बाद एक सिंगल बॉन्ड आया, देन पॉजिटिव चार्ज है। तो ये है पहला सिस्टम, जिसको हम बोलेंगे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। दूसरा है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज। सब देखो अल्टरनेट पोजीशन पे, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर। चौथा है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इसको कहते हैं कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है, पांचवा है डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन विद अ डबल बॉन्ड। छठा है लोन पेयर कॉन्जुगेटेड विद अ पॉजिटिव चार्ज। दिख रहा है, लोन पेयर कॉन्जुगेटेड विद अ पॉजिटिव चार्ज। एंड सातवां है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सेंटर, यहाँ पे लोन पेयर भी हो सकता है, मतलब मैंने नेगेटिव दिखाया, यहाँ पे लोन पेयर भी पॉसिबल है। लोन पेयर नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन विथ अ वेकेंट ऑर्बिटल। यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल है, और बच्चे कई बार ना यही क्वेश्चन नहीं पकड़ पाते हैं कि वेकेंट ऑर्बिटल कहाँ खाली है, कहाँ नहीं खाली है। तो ये 7 तरीके का कॉन्जुगेट सिस्टम होगा जहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल होगा। मैं एक एक करके आपको सारे स्ट्रक्चर्स बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कैसे इनमें रेजोनेंस होता है, कैसे इनमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, तो पहले आप याद रखिए, पहले वो क्या बोलोगे, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज। सेकंड इज पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन विद नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन विद अ लोन पेयर, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन विद अ फ्री रेडिकल। नेक्स्ट, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन विद लोन पेयर, एंड लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन विद अ वेकेंट ऑर्बिटल। ये मैंने क्या बनाया है, इट इज अ वेकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये होता है डिफरेंट कंडीशंस फॉर द कॉन्जुगेट सिस्टम। ठीक है, अच्छा, अब एक एक करके समझते हैं। मैं आपको पहला बताऊंगा, ये जो मैंने पहला क्या लिखा है, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज। लेट सपोज एक मॉलिक्यूल है मेरे पास में, पहला मैं आपको बता रहा हूं, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड विथ पॉजिटिव चार्ज। बहुत सिंपल है, ध्यान देना। एक एग्जांपल है मेरे पास में, लेट सपोज एक मॉलिक्यूल है CH2 डबल बॉन्ड CH। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर में। ठीक है, ये मॉलिक्यूल है। सबसे पहले पूछा जाएगा क्या इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा, तो मैंने आपको क्या बताया, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, है ना। ये एक अल्टरनेट सिस्टम है, तो आप बोलेंगे यार रेजोनेंस होगा। अब रेजोनेंस होगा यानी पाई इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करेगा। अब पाई इलेक्ट्रॉन कैसे माइग्रेट करेगा बताना होगा। तो देखो, इस कार्बन को, ये कार्बन नंबर जो 3 है, इसको है डेफिशिएंसी। तो ये बगल वाले कार्बन से बोलता है, ये जो सेंटर कार्बन है, कि मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कार्बन बोलता है यार मेरे पास तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं पड़ा हुआ है, मैं कोई आपको बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ। तो अगर तुमको एक्सपैंड करके देखोगे तो हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है। तो जो भी सिंगल बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको बोलता है ठीक है, मैं ये पाई इलेक्ट्रॉन उठा के तुमको इधर दे देता हूँ क्योंकि तुमको डेफिशिएंसी है। तो ध्यान देना, बेसिकली मैं कलर ही चेंज कर लेता हूँ इसका, थोड़ा ध्यान दोगे। हम्म, व्हाट हैपेंड, यस। तो देखो क्या होगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है जो कि डेफिशिएंसी वहां पे दिख रहा है,
देखिए, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसको उठा के इधर की तरफ ट्रांसफर कर देता है। जब ये इधर की तरफ ट्रांसफर करेगा तो इसका नया स्ट्रक्चर जो बनेगा उसमें क्या होगा देखना। हम्म, ये मुझे कलर चेंज करने में बहुत टाइम लग जाता है समटाइम्स। तो देखो अगला स्ट्रक्चर कैसा होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड हो जाएगा ना यहाँ पे, CH डबल बॉन्ड CH2। तो देखो इससे फायदा क्या हुआ कि कार्बन के अब देखो चार बॉन्ड्स हो गए ना प्रॉपरली, दो हाइड्रोजन के साथ में दो इधर, यानी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन प्रॉब्लम हो गया इस वाले कार्बन को, क्योंकि सेंटर कार्बन को तो दिक्कत ही नहीं है, पहले भी देखो इधर चार बॉन्ड था, एक हाइड्रोजन के साथ में और तीन इधर, अभी भी कितने हैं, चार। तो सेंटर कार्बन को कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। तो बेसिकली दिक्कत किसको हुआ, इधर वाला जिसका ऑक्टेट खत्म हो गया, तुमने उसका, इस बॉन्ड में तो दो इलेक्ट्रॉन्स थे, तुमने बिना पूछे उसका भी इलेक्ट्रॉन उधर उठा के दे दिया ना, तो उसको हो गया डेफिशिएंसी। तो बेसिकली इसके ऊपर में क्या डेवलप हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन तुमने उधर ट्रांसफर कर दिया है। और फिर अब सेंटर कार्बन से ये वाला कार्बन बोलेगा कि मेरे को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, तो फिर ये वाला क्या करेगा, इधर उठ के इधर की तरफ जाएगा, यानी ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन्स फिर इधर की तरफ जाएगा। तो बार बार एक बार इधर मूव करेगा, एक बार इधर मूव करेगा, तो मिलके एक नया स्ट्रक्चर जो मैं हाइब्रिड में दिखाऊंगा वो कुछ ऐसा होगा। तो देखो हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, एटम्स को उनके पोजीशन पे रखो और जो बॉन्ड है सबको सिंगल बॉन्ड की तरह दिखा दो, ठीक है। जिनके ऊपर पॉजिटिव डेवलप हुआ है उनके ऊपर में डेल्टा प्लस लिखिए, मतलब जो भी चार्जेस हैं, क्योंकि एक ही चार्ज है दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इसीलिए डेल्टा फॉर्म में। और जहां पे पाई इलेक्ट्रॉन मूव किया है वहां वहां पे आप डॉटेड लाइन बना देंगे, यानी वहां वहां पे कभी ना कभी पाई बॉन्ड आया था। तो ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड केस पे। ये देख लेना ऐसे ही मूवमेंट होता है, यानी पाई बॉन्ड मूव करता है पॉजिटिव चार्ज की तरफ। नेक्स्ट है पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन या फिर कॉन्जुगेटेड विथ, सेकंड वाला मैंने कौन सा पढ़ाया था देखिए, सेकंड वाला मैंने पढ़ाया आपको नेगेटिव चार्ज के साथ, विथ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो देखो नेगेटिव चार्ज जो है वो मूव करेगा इस बार। तो एक सिस्टम है एग्जांपल के तौर पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, बस वो पॉजिटिव की जगह पे मैंने नेगेटिव कर दिया। अब होगा क्या, जब ऐसा होता है तो जो नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि देखो अनस्टेबल, अब आप बोलेंगे सर अनस्टेबल क्यों है भाई, कभी भी किसी भी एटम के ऊपर में चार्ज होना उसकी अनस्टेबिलिटी को बताता है, ये मैंने आपको आई इफेक्ट में भी समझाया। तो अपना चार्ज कम करना चाहता है, और चार्ज कम करना चाहता है मतलब दूसरे को इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, बोलेगा हम बॉन्ड बना लेते हैं। क्यों, देखो अभी भी ऑक्टेट कंप्लीट है इस कार्बन का, कार्बन दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, इधर एक तीन हो गया तो छः, और एक नेगेटिव चार्ज में दो इलेक्ट्रॉन आठ, लेकिन वो अनस्टेबल है सिर्फ चार्ज की वजह से। तो बोलता है कि हम अपना ना क्या करेंगे, हम स्टेबल हो जाएंगे, अपना चार्ज कम करते हैं। तो वो अपना स्टेबल होने के लिए बोलता है हम बॉन्ड बनाएंगे। तो ये बॉन्ड बनाना चाहता है, अभी बॉन्ड बनाना चाहता है, प्रॉब्लम किसको होगा, ये सेंटर वाले कार्बन को। क्यों, इस कार्बन के देखो चार बॉन्ड्स ऑलरेडी हैं, एक दो, एक हाइड्रोजन के साथ तीन और एक चौथा। तो कार्बन बोलता हम तो बॉन्ड बना ही नहीं पाएंगे पांच। तो ये कार्बन जो है जिस पर नेगेटिव चार्ज है वो बोलता है बगल वाला पाई बॉन्ड अपना तोड़ दो, क्योंकि हम इधर बॉन्ड बनाना चाहते हैं। तो सेंटर कार्बन क्या करता है, अपना पाई बॉन्ड को तोड़ देता है और बोलता है तुम अपना इलेक्ट्रॉन ले जाओ भाई, मेरे को इधर से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो ये देखो ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर कर दिया। तो अगला स्ट्रक्चर अगर तुम देखोगे तो हुआ क्या, हुआ कुछ यूं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ हो गया डबल बॉन्ड, और ये चार्ज खत्म हो गया, लेकिन इसके ऊपर में इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से इसके ऊपर में नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा, फिर ये बोलेगा नेगेटिव चार्ज की मेरे को स्टेबल होना है, मैं अपना बॉन्ड ये जो इलेक्ट्रॉन है मैं यहाँ ट्रांसफर करूंगा, बॉन्ड बनाऊंगा। तो फिर ये वाला बोलेगा ठीक है मैं इसको इधर भेज देता हूँ। तो ऐसे ऐसे करके दो बार इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर मूव करेंगे। तो इसका भी रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा, कैसे बनेगा देखो, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, मैंने बोला एटम्स को ऐसे ही पोजीशन में रखिए, जिस पे जो चार्ज आया उसको डेल्टा के फॉर्म में दिखाई, डेल्टा नेगेटिव यानी स्मॉल नेगेटिव, एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स जहाँ जहाँ मूव किया है वहाँ पे आप डॉटेड लाइन बनाएंगे। तो ये हो गया इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ध्यान रखना पॉजिटिव चार्ज में पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है पॉजिटिव चार्ज की तरफ, एंड पाई इलेक्ट्रॉन एंड नेगेटिव चार्ज में नेगेटिव चार्ज मूव करता है पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ। थर्ड जो सिस्टम है वो है नेक्स्ट, आपको मैंने पढ़ाया लोन पेयर के साथ में, ठीक है, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन विद अ लोन पेयर। चलिए CH2 डबल बॉन्ड, सॉरी मैंने लिखा नहीं है हेडिंग, नेक्स्ट है पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन
या फिर कॉन्जुगेटेड विथ लोन पेयर। ठीक है, ध्यान देना, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, जिसके ऊपर हमें पता है कि 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन्स पड़े होंगे, 3 लोन पेयर होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी क्या है, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, कॉन्जुगेशन तो है। तो देखो अभी लोन पेयर क्या करेगा, ये इधर बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड यहाँ बनाया, बॉन्ड यहाँ बनने से हुआ क्या, इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, इस वजह से ये बॉन्ड को तोड़ देता है, बोलता है इधर से मेरे को इलेक्ट्रॉन मिल गया, तुम ले जाओ। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जनरेट करेगा, CH2 जिसके ऊपर में नेगेटिव डेवलप हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है उसको, ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, ये हो जाएगा CH, इधर डबल बॉन्ड और Cl। ठीक है, दो लोन पेयर तो ऐसे ही हैं, लेकिन क्लोरीन जो है उसकी वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी है एक, जिसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज दिखाना पड़ेगा। क्यों, क्लोरीन ने 2 बॉन्ड बनाया। सर तो ये मॉलिक्यूल ऐसा क्यों बनाता है, मॉलिक्यूल ऐसा कभी नहीं बनाता, ये बहुत अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, लेकिन स्टिल मैं आपको क्या समझा रहा हूँ कि देखिए इसमें भी सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये एक स्ट्रक्चर हो सकता है ना, तो इसीलिए मैंने आपको 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बताए। नेक्स्ट बार में क्या होना चाहिए, फिर ये तो बड़ा अनस्टेबल है, तो बोलेगा नहीं नहीं, नेगेटिव चार्ज को वापस से बॉन्ड बनाने दो और ये वाला तुम अपना ले जाओ भाई, ये अनस्टेबिलिटी हो रही है, क्योंकि क्लोरीन पूरे इस मॉलिक्यूल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और अपने ऊपर पॉजिटिव रख के वो अनस्टेबल रहेगा, स्टेबल कभी नहीं होगा। तो देखिए क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH क्लोरीन, एंड वापस से इसके ऊपर में लोन पेयर आ गया अपना। ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर डेवलप हुआ था, इसके ऊपर में डेल्टा नेगेटिव, एंड इसके ऊपर में क्या डेवलप हुआ था, डेल्टा प्लस। तो ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हो जाएगा। अच्छा, पाई इलेक्ट्रॉन और कहाँ मूव किया था, वेट वेट वेट, पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव किया था, यहाँ मूव किया और यहाँ मूव किया, तो दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर दिस मॉलिक्यूल। तो ये हो गया 3 केसेस, पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज, देन नेगेटिव चार्ज, देन लोन पेयर। अब फोर्थ केस है पाई बॉन्ड conjugated with मैंने आपको नेक्स्ट केस कौन सा पढ़ा है, ऑड इलेक्ट्रॉन ना, ऑड इलेक्ट्रॉन मतलब आपको होगा कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल, ऑब्वियस ये किसी भी फ्री रेडिकल के साथ में हो जाएगा, लेकिन हम कार्बन के बारे में बात करें तो कार्बन फ्री रेडिकल। इसका एक मॉलिक्यूल कंसिडर कर लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे हो जाएगा CH2 बिंदी, कार्बन फ्री रेडिकल। अब है कि क्या यहाँ पे रेजोनेंस होगा, यस देखिए पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन फ्री रेडिकल है, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ये होगा। इसका रेजोनेंस थोड़ा सा अलग टाइप का है, ध्यान देना, इस बॉन्ड में है 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या है ना कि इस कार्बन के भी देखो, एक बॉन्ड 2 हाइड्रोजन के साथ, यानी 3 बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन और एक साथी इलेक्ट्रॉन, और ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो सेंटर कार्बन से वो इलेक्ट्रॉन मांगता है, तो बोलता है ठीक है अपना इलेक्ट्रॉन हम तुमको देते हैं, तो ये बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव करता है और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करता है। तो अभी इस बॉन्ड टूट गया तो ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो अगला स्ट्रक्चर देखो कैसा बनेगा, CH2, ये इलेक्ट्रॉन इसने वापस ले लिया अपना, कि बॉन्ड टूट चुका है, सिंगल बॉन्ड, CH इधर बन गया है CH2। तो इससे हुआ क्या, अब पहला वाला जो कार्बन है, ये जिस पे अभी बिंदी मैंने अभी जस्ट बनाया है, उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया, क्योंकि इस पे 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो वापस से क्या करेगा, ये जो इधर का 2 इलेक्ट्रॉन था, इसको स्टेबल करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन इधर भेजेगा और बोलेगा तू अपना इलेक्ट्रॉन ले आओ, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन बोलेगा ठीक है हम अपना ले जाते हैं। तो इसका 2 स्ट्रक्चर्स बार बार यही बनेगा, कभी इस पे फ्री रेडिकल बनना है, कभी उस पे फ्री रेडिकल बनना है। तो इसका आप रेजोनेंस हाइब्रिड जब बनाएंगे तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, जिसके बारे में थोड़ा डेफिशिएंसी हो रहा है, ऑब्वियस चार्ज तो नहीं आएगा, तो आप डेफिशिएंसी के फॉर्म में आप सिंगल बॉन्ड को ऐसे आप बना सकते हैं, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन को दिखा सकते हैं, CH2 CH CH2, ऑल्दो मुझे नहीं दिखाना चाहिए, थोड़ा गलत हो जाएगा, लेकिन वही आपको समझाने के लिए कि ये देखो इसके ऊपर में एक बिंदी, डेल्टा बिंदी, यानी वो एक ही बिंदी जो है वो दोनों तरफ, यानी एक जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों तरफ जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ दिस मॉलिक्यूल। फिफ्थ नंबर मैंने क्या बोला आपको, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड विथ पाई बॉन्ड, पांचवा जो कॉन्जुगेशन है वो पाई बॉन्ड का पाई बॉन्ड के साथ में है। तो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2।
देखो पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये कॉन्जुगेशन है, यहाँ पे रेजोनेंस होगा। बेसिकली फिलहाल तो ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, तो आप किधर भी मूव करा सकते हैं। तो चलो मैं इसको यहीं से स्टार्ट करता हूँ। ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर करोगे जहाँ सिंगल बॉन्ड है, और इस कार्बन का 5 बॉन्ड होने वाला है, इसी वजह से अपना पाई बॉन्ड तोड़ के बोलेगा इलेक्ट्रॉन ले जाओ। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, देखो CH2 सिंगल बॉन्ड हो गया ये, और यहाँ ऑब्वियस तुमने तोड़ दिया है बॉन्ड को, और वो इलेक्ट्रॉन दोनों उसको दे दिया ना, एक कार्बन का, इस कार्बन पहले वाले कार्बन का भी तो इलेक्ट्रॉन था ना, तो तुमने जब शिफ्ट किया तो इस पे बना होगा पॉजिटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी। यहाँ हो गया CH डबल बॉन्ड CH CH2 नेगेटिव, ये कुछ ऐसा होगा। ठीक है, अब क्या होना चाहिए, इधर तो ऑक्टेट क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट हो रहा है साइड वाले कार्बन का, इस वजह से वापस से स्ट्रक्चर को रीगेन करता है। अनस्टेबल स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, लेकिन वही है कि आपको दिखाना पड़ेगा कि ये पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है। उधर डेफिशिएंसी क्रिएट हुआ तो वापस अपना इलेक्ट्रॉन मांगता है, इलेक्ट्रॉन देता है तो इधर डेफिशिएंसी हो जाएगा, इसी कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा तो फिर बगल वाले से इलेक्ट्रॉन मांग लेता है। तो ये हो गया इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, दैट इज CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, इधर पे हो गया CH2, और पाई इलेक्ट्रॉन जहां जहां मूव किया है वहां वहां पाई इलेक्ट्रॉन को मूव करते दिखा देंगे। डेल्टा प्लस, इधर क्या बना था डेल्टा प्लस, एंड इधर बना था डेल्टा माइनस। तो हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, तो देखो इसमें कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं बोल रहा हूँ, जिधर पाई बॉन्ड आराम से मूव कराया। अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि ऑक्सीजन का एक लफड़ा होता है। सॉरी, नेक्स्ट नेक्स्ट जो मैंने आपको पढ़ाया वो पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन था, वो किसके साथ में था, सॉरी पॉजिटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन किसके साथ में था, लोन पेयर के साथ। नेक्स्ट है पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेटेड विथ लोन पेयर ना, लोन पेयर। इसका मॉलिक्यूल अगर तुम देखोगे एक एग्जांपल वाइज, तो CH3 CH प्लस, बगल में ऑक्सीजन लोन पेयर लेकर है, और यहाँ पे CH3 है। ऑब्वियस बगल में ही डेफिशिएंट सेंटर है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन है, तो ये लोन पेयर उठता है, इधर की तरफ इसको इलेक्ट्रॉन देता है, यानी कि उसको सीधा कार्बन के ऊपर डाल देना बॉन्ड्स को। बॉन्ड ऐसे नहीं कि सीधा इलेक्ट्रॉन जिसको डेफिशिएंट होता है उसको उसके ऊपर में ट्रांसफर कर दिया जाता है, उसको बॉन्ड्स बना के दो कि तुमको भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, बॉन्ड के फॉर्म में ट्रांसफर होगा। तो देखिए अगला स्ट्रक्चर क्या होगा, कुछ ऐसा CH3 CH, इसने डबल बॉन्ड बना लिया, ऑक्सीजन एक लोन पेयर वैसे ही है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी ज़्यादा हो गई ना, देखो उसने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, दो ही वैलेंसी होता, अब 3 बॉन्ड्स हो गए इसके, तो उसके बाद पॉजिटिव चार्ज CH3। अब देखो कितना खराब स्ट्रक्चर है ये, क्योंकि हुआ क्या, इसमें कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट था, ईस्ट वाले स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन उसके बारे में पॉजिटिव चार्ज है तो अनस्टेबल हो गया है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है अपने ऊपर में मतलब पॉजिटिव चार्ज नहीं रखेगा, तो क्या करेगा, वापस से अपना इलेक्ट्रॉन वापस मांगेगा कि मेरे को मेरा इलेक्ट्रॉन दो। तो जैसे ही ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस से ले जाता है, ठीक है, पाई बॉन्ड को तोड़ के, तो फिर कार्बन के ऊपर में क्या डेवलप हो जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज, तो वो वापस से उस स्ट्रक्चर में रिपीट करके चला जाएगा। CH3 CH पॉजिटिव, तो ये डेल्टा पॉजिटिव यहाँ बनाएंगे, O CH3 एक लोन पेयर है, इसके ऊपर में दिखा दीजिए, इसके ऊपर डेल्टा प्लस बना है, और यहाँ पे पाई बॉन्ड मूव कर रहा है। तो दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ दिस मॉलिक्यूल। एंड लास्ट जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है वो है वेकेंट ऑर्बिटल रेजोनेंस, वेकेंट ऑर्बिटल रेजोनेंस। ये ना कई बार दिखता नहीं है, क्योंकि आपको वेकेंट ऑर्बिटल समझना पड़ेगा है कि नहीं उसके पास में। ठीक है, चलो अब इसका रेजोनेंस कैसे होगा और क्या कराना है मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। इसके दो केसेस हो सकते हैं, तो मैं आपको दोनों समझा देता हूँ। पहला केस मैं ऐसे लेके चलता हूँ कि मेरे पास में एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो CH2 नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड सल्फर CH3, सल्फर के पास में अभी दो लोन पेयर होगा क्योंकि इसके 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ध्यान देना, ऑल दो सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट है यहाँ पे, 2 2 4 2 6 2 8, लेकिन सल्फर जब दो बॉन्ड बना लेता है, मैं आपको सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन समझाता हूँ। 16 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। ध्यान देना, सल्फर का दो इलेक्ट्रॉन 3s में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये है,
और ये वैलेंस शेल है ना 3s एंड 3p। तो उसके अगर तुम 4 इलेक्ट्रॉन देखोगे तो 1 2 3 एंड 4, इसके 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड बना लिया, तो ये एक 3p का एक ये वाला लोन पेयर रहा, ये है 3p जिसका एक लोन पेयर ये वाला है और एक ये वाला लोन पेयर है, करेक्ट। ध्यान देना, इसका 3s भर गया, 3p भर गया, लेकिन आगे जो इसका थर्ड सेल का d है 3d, 5 डब्बे होंगे ना इसमें, 3d ये तो पूरा खाली है। तो सल्फर का 2 बॉन्ड बनाने के बाद हैव वेकेंट ऑर्बिटल्स। अब यही वेकेंट ऑर्बिटल्स हेल्प करेगा उसको बॉन्ड बनाने में, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन यानी जो नेगेटिव चार्ज है वो ट्रांसफर हो जाएगा उसके वेकेंट ऑर्बिटल में। तो बेसिकली मैं यही आपको समझा रहा था कि सल्फर के 2 बॉन्ड्स बनाने के बाद भी उसके पास में क्या पड़े हुए हैं, वेकेंट ऑर्बिटल पड़े हुए हैं। मैं वेकेंट ऑर्बिटल इधर दिखा देता हूँ, ठीक है। ये 2 ऑर्बिटल नहीं है, मैं उसको इस तरीके से दिखा रहा हूँ। ये वेकेंट ऑर्बिटल खाली होने का तरीका है दिखाने का। 2 लोन पेयर हो गए, तो सल्फर वेकेंट ऑर्बिटल में अपना ये इलेक्ट्रॉन जो है, देखो सिंगल नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड वेकेंट ऑर्बिटल, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांसफर, यानी यहाँ पे ऐसे बॉन्ड बनाएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसा होगा, देखो CH2 डबल बॉन्ड, सल्फर के साथ बॉन्ड बन गया, और सल्फर के पास में अभी 2 लोन पेयर जो है वो तो रहेगा ही, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना सल्फर, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3, ठीक है। तो ये अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ऑब्वियस है कि वापस से सल्फर पर नेगेटिव चार्ज वो क्यों रखना चाहेगा, क्योंकि ऑब्वियस वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा ना, क्योंकि चार्जेस बढ़ रहा है उसके ऊपर में। पहला वाला स्ट्रक्चर क्यों हुआ, क्योंकि कार्बन के ऊपर में ऑक्टेट कंप्लीट था लेकिन नेगेटिव चार्ज था, अपना चार्ज कम करना चाहता था, उसने अपना इलेक्ट्रॉन खाली डब्बे में दे दिया। तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा बनेगा भाई, देखिए CH2 सिंगल बॉन्ड सल्फर, CH3, पाई बॉन्ड यहाँ मूव किया है, पाई बॉन्ड यहाँ मूव किया है, इसके ऊपर में क्या बना है डेल्टा नेगेटिव, और इसके ऊपर में क्या रहेगा डेल्टा नेगेटिव। तो ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। लेकिन वेकेंट ऑर्बिटल रेजोनेंस का इसी सिस्टम में मैं अगर पॉजिटिव चार्ज कर देता CH2 के ऊपर में, तो ये कुछ दूसरे तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, या रेजोनेंस दूसरे तरीके से होता है। मैं इसी का ये केस ए बना देता हूँ और केस बी यहाँ समझाता हूँ। मान लो ये स्ट्रक्चर ऐसा होता, CH2 प्लस सल्फर CH3, तो ये ना रेजोनेंस वेकेंट ऑर्बिटल का ही है, पॉजिटिव चार्ज के साथ में होता है ना, देखो लोन पेयर कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज, क्या हम लोगों ने ऐसा कुछ पढ़ा है, लोन पेयर कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज। तो लोन पेयर नहीं पढ़ा है, लेकिन आपने सॉरी छठा नंबर तो वही पढ़ा है ना, 6 नंबर देखो, लोन पेयर कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज। तो ये इस बार ऐसा वाला रेजोनेंस होगा सल्फर का, जैसे ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया था यहाँ बॉन्ड बना के, तो यहाँ पे भी वैसा ही होगा, ये वाला ऐसे ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड सल्फर CH3, एक लोन पेयर अभी पड़ा हुआ है, लेकिन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन सॉरी इसके जो पॉजिटिव चार्ज था वो खत्म हो गया, लेकिन सल्फर ने 3 बॉन्ड बना लिए, ज़्यादा बॉन्ड हो गया, तो उसके पॉजिटिव चार्ज होगा, के लिए उसने अपना दोनों इलेक्ट्रॉन अपने ही दे के बॉन्ड्स बनाए हैं, तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ इसके ऊपर में। और ये ऑब्वियस ऐसा रहेगा नहीं, तो क्या करेगा, वापस से बोलेगा कि नहीं भैया मेरे को मेरा इलेक्ट्रॉन दो, तो ये वापस से अपना खींचेगा, तो इसमें पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा, यानी CH2 सिंगल बॉन्ड सल्फर CH3 लोन पेयर, यहाँ पे क्या बना है डेल्टा प्लस बना है, और यहाँ भी डेल्टा प्लस बना है, और पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव किया है, तो ये इसका हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। और वैसे आपको मैं एक चीज़ समझा दूं कि यहाँ भी खाली जगह है जहाँ पे ऑब्वियस डेफिशिएंसी हुआ है ना कार्बन को, तो खाली एक डब्बा है इसके पास, ठीक है, तो वही उस खाली ऑर्बिटल में ही ट्रांसफर हुआ है, इसलिए मैंने आपको इसका ही केस सेकंड नंबर बोला है। ऑल दो पॉजिटिव चार्ज जहाँ भी होगा वहाँ वेकेंट ऑर्बिटल होगा कार्बन के पास, तो वहीं पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है मूव करता है। तो देखिए थोड़ा सा ये लग रहा होगा कॉम्प्लेक्स सर कैसे मूव कराएंगे, इट इज़ नॉट टफ, एक बार रिकैप डालो। मैंने बोला पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड होगा, तो पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा, डायरेक्ट कार्बन के ऊपर में नहीं, बॉन्ड बनाएगा उस कार्बन के पास जिसको डेफिशिएंसी है। पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन विद नेगेटिव चार्ज में नेगेटिव चार्ज मूव करेगा पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ, देखो ये डायरेक्शन। पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन विद लोन पेयर में लोन पेयर मूव करता है पाई बॉन्ड की तरफ, यही ध्यान रखना है। नेक्स्ट
मैंने आपको बताया कि अगर फ्री रेडिकल और पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन होगा तो फ्री रेडिकल एक मूव करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन का, पाई बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इस तरीके से होता है। यानी पाई इलेक्ट्रॉन मूव करता है, जैसे पाई बॉन्ड भी मूव करता है। जब पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन होगा तो आप किधर भी मूवमेंट करा सकते हैं, लेकिन ऑल दो बहुत सारे केसेस आएंगे तो हम आगे देखेंगे किस केस में किधर मूव कराना है। ऑल दो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, आप किधर भी इलेक्ट्रॉन मूव करा सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन विद लोन पेयर में ऑब्वियस है, लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज की तरफ ही मूव करेगा, क्योंकि जिसको डेफिशिएंसी उधर इलेक्ट्रॉन लेकर जाना होगा हमें। और कभी डायरेक्ट एटम के ऊपर में ट्रांसफर नहीं करना, बॉन्ड बना के देना उस कार्बन को या फिर उस एटम को इलेक्ट्रॉन। और जहाँ वेकेंट ऑर्बिटल दिखेगा उसमें नेगेटिव चार्ज आराम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन वो कॉन्जुगेटेड पोजीशन में होना चाहिए। नेगेटिव चार्ज यानी खाली डब्बे की तरफ मूव करता है। एंड लास्ट, पॉजिटिव चार्ज की तरफ ये इलेक्ट्रॉनिक सेंटर यानी लोन पेयर मूव करता है। ये मैंने आपको समझाया। तो ये था types of conjugated system, conditions for the conjugated system in the resonance 7। और मैंने वही सातों के आपको एक एक एग्जांपल देके समझाया। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि रेजोनेंस या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के फीचर्स क्या क्या हैं। ठीक है, और आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो फटाफट आप इसके नोट्स बनाइए और मैं आपको लिखने का टाइम देता हूँ, फिर मैं 1 मिनट में ही आपको फिर कंटिन्यू करूंगा इसको। ठीक है, तो मैंने आपको अभी तक जो भी समझाया आई गेस समझ में आ गया होगा। मैं आपको अब कुछ चीज़ें बताऊंगा, फीचर्स फॉर द रेजोनेंस एंड रूल्स फॉर ड्राइंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे ताकि आपको आपके स्कूल में अगर मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने आ रहा है तो कौन कौन से रूल को फॉलो करेंगे, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शो करना है, सभी कुछ आपको अभी वाले टॉपिक से समझ में आने वाला है। चलिए, तो नेक्स्ट हेडिंग है दैट इज द फीचर्स ऑफ रेजोनेंस या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो देखो, पहला है डिनोटेड बाय ए डबल हेडेड एरो बिटवीन दी स्ट्रक्चर्स। मैंने आपको बता रखा है कि दो स्ट्रक्चर्स जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना लेंगे तो उनको डबल हेडेड एरो से क्या करते हैं, हम सेपरेट आउट करते हैं या फिर डिफरेंशिएट करके दिखाते हैं। नेक्स्ट, ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या फिर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स मस्ट ओबे दी रूल ऑफ वैलेंसी। ऐसे नहीं कि आप कितने भी बॉन्ड्स बना देंगे, ऑक्टेट रूल को फॉलो करना पड़ेगा। एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी अगर आप किसी मॉलिक्यूल में जो चार्ज देख रहे हैं हर उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में उतना चार्ज दिखना चाहिए। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने ये वाला बनाया था, इसमें नेट चार्ज क्या था, +1। तो सेकंड वाले में भी क्या आया, +1। इधर पे नेट चार्ज क्या था, -1। तो इसमें भी कितना आया, -1। इसमें कोई चार्ज नहीं था, न्यूट्रल था। तो अल्टीमेटली ये देखिए नेगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या हो गया, ये भी न्यूट्रल हो गया। इधर देखिए, नेक्स्ट देखिए, कोई चार्ज नहीं था पहले वाले मॉलिक्यूल में, तो नेट में भी कोई मॉलिक्यूल में कोई चार्ज नहीं है। इधर कोई चार्ज नहीं था, इधर भी देखो प्लस माइनस मिलके न्यूट्रल हो गया। पॉजिटिव चार्ज था नेट, यहाँ भी नेट पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है स्ट्रक्चर में। यानी चार्ज कंजर्वेशन इज द इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर ड्राइंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओनली इलेक्ट्रॉन पोजीशंस डिफर, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का पोजीशन चेंज होना चाहिए, डिलोकलाइज होना चाहिए, नॉट द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। यानी मैंने बोला था कि अरेंजमेंट का मूवमेंट नहीं होगा। The actual molecule is more stable than any individual resonance structure, and the phenomena is called resonance stabilization. The actual molecule मतलब actual molecule कौन सा exist करेगा, obvious है। यहाँ पे actual molecule किसके बारे में बोल रहा है, actual molecule means resonance hybrid, क्योंकि वो ही exist करता है, resonance hybrid। ठीक है, तो वही कह रहा है कि resonance hybrid जो है वो स्टेबलाइजेशन के बारे में बात करता है। अब रूल्स फॉर ड्राइंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो आप ड्रॉ कर रहे होंगे, तो देखिए कुछ कुछ पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है, बहुत सिंपल है। ऑल द एटम्स रिमेन्स एट देयर पोजीशन। सेम बातें रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना कि मैं यही जब ड्रॉ करूंगा तो आपको इस चीज़ मतलब दिखाऊंगा कि ये देखो ये सारा कुछ रूल फॉलो हुआ है। ओनली मतलब सारे एटम पोजीशन पे रहेंगे। ओनली डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन मतलब होना क्या होता है, मूव होना। ठीक है, मूवमेंट ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लोन पेयर्स, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड ऑड इलेक्ट्रॉन अकर्स, यही सिर्फ मूव करेंगे। बाकी जो एटम है वो अपने पोजीशन पे ही रहेगा। डू नॉट ब्रेक एनी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, यानी सिंगल बॉन्ड को कभी ब्रेक नहीं करना है, हमेशा डबल बॉन्ड जाऊंगा उसी को ब्रेक करेंगे। अपने सिंगल बॉन्ड तोड़ा तो मॉलिक्यूल ही स्प्लिट कर जाएगा ना। ठीक है, नेक्स्ट, डू नॉट एक्सीड द ऑक्टेट रूल, यानी कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आप बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, ऑक्टेट मतलब स्टेबिलिटी को भी आप तोड़ रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर दी हाइपरवैलेंट एटम्स, जैसे मैंने आपको करके भी दिखाया था आई गेस। देखिए सल्फर वाला केस आप देखिए, इसके पास में 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 था ना। गेन होके देखिए स्ट्रक्चर जो बना हुआ है ये हाइपर वैलेंट है, बना सकता है मल्टीपल बॉन्ड्स, मल्टीपल बॉन्ड्स कह रहा हूँ, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है, यानी हाइपर वैलेंट स्पीसीज है, तो वहाँ चलेगा। ठीक है,
तो सर कैसे समझ में आएगा कौन हाइपरवैलेंट है, कौन हाइपो है, या फिर कौन नॉर्मल है? और आप धीरे धीरे जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स बनाते जाएंगे, वैलेंसी दिखती जाएगी, आप धीरे धीरे सीखेंगे। आपको मैं एक बार सब कुछ बोलूंगा, आप नहीं रट सकते। इट इज़ वेरी सिंपल बात। नेक्स्ट, ऑलवेज इंडिकेट द चार्जेस, ठीक है, एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी नॉन बॉन्डिंग यानी बॉन्ड में जो नहीं है, यानी लोन पेयर वगैरह आपको दिखाना पड़ेगा। मेंटेन द सेम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ऑन ईच फॉर्म, ऑब्वियस जितने भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे सारे फॉर्म में बराबर ही होंगे। यूज कर्व्ड एरोज टू शो मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर्स। मैंने आपको जब भी मूवमेंट कराया इलेक्ट्रॉन पेयर का, तो मैं क्या बना रहा हूँ, कर्व्ड एरो बना रहा हूँ ना। ये मूवमेंट के बारे में बात कर रहा है कि आपको कर्व्ड एरो से मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाना होगा, ठीक है। अब ऐसे करके ना बहुत सारे आपसे मॉलिक्यूल्स दिए जा सकते हैं, पूछा जा सकता है किसमें रेजोनेंस हो रहा है, किसमें नहीं हो रहा है। तो मैंने वैसे ही एक क्वेश्चन बनाया, इसमें बताइए, रेजोनेंस इज पॉसिबल इन, रेजोनेंस इज पॉसिबल इन, किसमें रेजोनेंस पॉसिबल है, या फिर वन ऑफ द, एक ही ऑप्शन हो सकता है या फिर मोर देन वन ऑप्शन हो सकता है। पहला ऑप्शन देखिए, पॉजिटिव चार्ज है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ऑब्वियस है कि यहाँ कॉन्जुगेशन है, ठीक है, तो कॉन्जुगेटेड है, तो मैं बात कर लेता हूँ। सेकेंड वाला मॉलिक्यूल है, देखिए, अब यहाँ पे लगे ऐसे तो कोई चार्ज नहीं है, किसके साथ कॉन्जुगेशन देखें, तो मैंने हमेशा बोला है आपको वैकेंट ऑर्बिटल में ही दिक्कत होगा। तो देखो, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, हमेशा ध्यान रखना, जब बोरॉन 3 बॉन्ड बनाता है ना, ये हमेशा याद रखिए, बोरॉन का 1 बॉन्ड यहाँ है 2 हाइड्रोजन के साथ में, 3 बॉन्ड के साथ में उसका एक पी ऑर्बिटल खाली रहता है, यानी इसके पास में खाली डब्बा है, यानी खाली ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना कि बोरॉन हैज अ वैकेंट ऑर्बिटल। तो देखो यहाँ भी रेजोनेंस हो सकता है, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, वैकेंट ऑर्बिटल, मैंने बोला था कोई भी इलेक्ट्रॉन सेंटर होना चाहिए डोनेशन के लिए। तो यहाँ पे भी क्या दिख रहा है, कॉन्जुगेशन दिख रहा है, ठीक है, अभी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। यहाँ देखिए नाइट्रोजन के केस में अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये भी एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ठीक है। तो ऑब्वियस यहाँ भी आप कॉन्जुगेशन बोलेंगे, ठीक है, और यहाँ भी आपका कॉन्जुगेशन है, देखो पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन है, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि किसमें रेजोनेंस होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगर तुम देखोगे तो सिंपल सा है कि ये जो पहला मॉलिक्यूल है, लेट्स चेक, फास्फोरस ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 4। चलिए फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। ये किस लिए समझा रहा हूँ कि जब भी आपको वैकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं वो पता करना पड़ेगा, क्योंकि आप क्या कर सकते हैं, ये बॉन्ड को इधर मूव करा के आप रेजोनेंस तो करा सकते हैं, दिमाग में तो आ रहा होगा कि हम इधर मूवमेंट करा देते हैं, तो चेक तो करोगे क्या, आप जब इलेक्ट्रॉन इसको ऐसे मूव करा के देंगे फास्फोरस को, तो क्या उसके उसमें खाली जगह पड़ा हुआ है, वो भी तो चेक करना होगा ना, तभी तो वैकेंट ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करेगा। फास्फोरस इज 15, तो देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। तो अगर देखोगे इसके वैलेंस शेल को, तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड 3d आगे पूरा खाली पड़ा हुआ है, ठीक है, पूरा 3d खाली है, यानी इसके उसमें वेकेंट ऑर्बिटल है। तो आराम से फास्फोरस का जो वेकेंट ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, ठीक है, वहां पे पाई बॉन्ड यहाँ मूव करेगा और यहाँ रेजोनेंस हो जाएगा। कैसे होगा बात का बात है, रेजोनेंस पॉसिबल है, ठीक। सेकंड वाले में ऑब्वियस, मैंने बोला बोरॉन के पास में वेकेंट ऑर्बिटल रहता है, यहाँ पे समझ भी लो, बोरॉन 5 होता है, 1s2, 2s2, 2p1। तो अगर आप वैलेंस सेल सेकंड सेल को देखेंगे, इसमें 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2p में एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो कि अनपेयर्ड है। तो अभी से बोरॉन अभी फिलहाल एक बॉन्ड बना सकता है, तो बोरॉन को अपने को एक्साइटेड स्टेट में भेजना पड़ेगा। एक्साइटेड स्टेट मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन 2s वाला है वो जंप करके 2p में चला जाएगा, अनपेयर करेगा। यानी नया सेटअप क्या होगा, देखो 2s में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा और ये जंप करके यहाँ वाले डिब्बे में चला जाता है, तो 2p का नया अरेंजमेंट कुछ ऐसा हो जाएगा। और ये जो 3 बॉन्ड्स, अब जो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन के साथ में, एक हाइड्रोजन यहाँ बॉन्ड बना लेगा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ बॉन्ड बना लेगा, और एक तीसरा कार्बन के साथ बना हुआ कार्बन यहाँ बॉन्ड बना बना लेगा। ये 3 सिंगल बॉन्ड तो हो जाएंगे। उसके बाद भी एक 2p जो है वो बोरॉन के पास में खाली है, यानी इसके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये भी आराम से इलेक्ट्रॉन उठेगा, ये इधर जाएगा, मतलब वही वैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर होगा और यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल हो पाएगा, रेजोनेंस होगा। थर्ड, क्या यहाँ रेजोनेंस होगा, हमें ये चेक करना है। तो देखो, अब नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए, 4। अब 4 पे चेक करते हैं क्या नाइट्रोजन के पास में खाली डब्बा रहता है क्या, यानी खाली खाली ऑर्बिटल है। नाइट्रोजन इज 7, तो इट इज 1s2,
2s2 2p3, करेक्ट। वैलेंस सेल है 2s, सॉरी सेल इज 2, एंड ये हो गया 2p3, 1 2 3, ये है 2s और ये है 2p। और हम जानते हैं 2d तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, 2d होता ही नहीं है, मतलब आगे कोई डब्बा नहीं है। यानी ऑल दो कॉन्जुगेशन है यहाँ पे, देखो पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड है, ठीक बात है, लेकिन एब्सेंस ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल, ठीक है, तो यहाँ पे रेजोनेंस जो है वो नहीं हो पाएगा, यहाँ होगा। लास्ट, ये रहा पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन तो है, क्या यहाँ रेजोनेंस होगा ये चेक करना है। तो देखो, अब रेजोनेंस के लिए कार्बन, मैंने बोला था आपको याद रखना है, कार्बन पे जब भी पॉजिटिव चार्ज होगा तो खाली डब्बा होगा उसके पास में। अब हमें ये यहाँ मूव कराना है, तो ध्यान देना, मैं इसका रेजोनेंस करके ही दिखाता हूँ कि अगर रेजोनेंस हुआ तो क्या होगा। ये है पॉजिटिव चार्ज, तो देखो अगर रेजोनेंस होगा तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा ना बॉन्ड के फॉर्म में, कि इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए। तो देखो ऑक्सीजन के बर्फ में कितना लोन पेयर ये पड़ा हुआ है, 2 लोन पेयर है, कि 2 से बॉन्ड्स बनाए गए हैं। तो देखो यहाँ पे हमने पाई बॉन्ड बना दिया, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, ऑक्सीजन जो है उसने बना लिया सिंगल बॉन्ड, और ऑक्सीजन के पास में अपने ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वैसे रह गए। यहाँ देखना, ऑक्सीजन पे ना बेसिकली डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि उसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है। तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि बेसिकली जब ये बॉन्ड बनाया गया इधर पे, तो अपना ये दोनों इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया ना। तो इसे देखो, फिलहाल यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो 2 इधर 4, 2 6, 2 8। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के काउंट कीजिए तो ऑक्सीजन के पास में 2 2 4 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो देखो यहाँ पे ऑक्टेट जो है कंप्लीट है, और यहाँ पे जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट है। तो ऑब्वियस बात है वो कंप्लीट से इनकम्प्लीट में क्यों जाएगा, मतलब ये रेजोनेंस होगा ही नहीं। बात समझे क्या, केवल हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तभी ड्रॉ करते हैं जब ऑक्टेट कंप्लीट रहे। तो बेसिकली इसमें कॉन्जुगेशन है, लेकिन रेजोनेंस जो है वो नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि कौन से मॉलिक्यूल में होगा, कौन से मॉलिक्यूल में नहीं होगा, आप इसी तरीके से डिसाइड करेंगे। ठीक है, चलो मैं कुछ और क्वेश्चंस करा देता हूँ जिसमें हम लोग बात करेंगे रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ना मैं आपको डायरेक्ट बोल देता हूँ कि ये दिमाग में रखना, कभी भी ऑक्सीजन का जो पाई बॉन्ड है ये वाला अपने से दूर जाके, मतलब ऑक्सीजन से दूर हो रहा है ना, इधर जा रहा है, तो वो रेजोनेंस नहीं करता है, क्योंकि उसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा। हाँ, ऑक्सीजन का अगर ये बॉन्ड अगर ऐसे मूव करता ना ऑक्सीजन के ऊपर में, तो रेजोनेंस पॉसिबल होता, ठीक है, कि उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं होता। तो इस बात का ध्यान रखना, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन कभी रेजोनेंस में दूर जाने नहीं देगा। जैसे मान लो यही मैं केस देता हूं तुमको, CH2 प्लस C डबल बॉन्ड O लोन पेयर, कोई पूछे यहाँ पे रेजोनेंस होगा क्या, तो लग रहा है कि पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, रेजोनेंस होना चाहिए। तो अगर आप ये मूव करते हैं तो फिर इसका क्या हो जाएगा, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। हाँ, मतलब ये डायरेक्शन जो है ना, ये अपना पाई बॉन्ड ऑक्सीजन दूर नहीं जाने देता, ये मूवमेंट होगा ही नहीं, मतलब इसमें रेजोनेंस नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना है। चलिए, अब मैं कुछ मॉलिक्यूल्स बना रहा हूँ, आप मुझे बताएंगे किसमें रेजोनेंस पॉसिबल है किसमें नहीं है। क्वेश्चन वही है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच of the following in which of the following resonance is possible, किसमें रेजोनेंस पॉसिबल है, ठीक है। पहला ऑप्शन है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 NH2। देखो आपको पता होना चाहिए कहाँ लोन पेयर है, ठीक है। ऑक्सीजन जब 2 बॉन्ड बनाता है 2 लोन पेयर बचता है, नाइट्रोजन जब 3 बॉन्ड बनाता है 1 लोन पेयर बचता है। ऑप्शन नंबर बी है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन है, उसमें एक पाई बॉन्ड यहाँ लगा हुआ है और यहाँ एक Cl है, एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल। तो देखिए, सबसे पहला, यहाँ पे कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं है। बोलोगे सर लोन पेयर डबल बॉन्ड तो है, अरे कॉन्जुगेशन नहीं है ना, तो कॉन्जुगेशन नहीं है। क्या इधर पे कोई कॉन्जुगेशन है,
नहीं है। मैंने जो भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम साथ बता रखा है वही ढूंढिए। नहीं है या नहीं होगा। सर ये वाला नहीं था लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, नहीं, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड यहीं डबल बॉन्ड होता तो रेजोनेंस हो जाता। ओके। यहाँ पे तो देखो क्लोरीन के पास भी 3 लोन पेयर है कि इसके 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन है और यहाँ पे रेजोनेंस भी है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। आई होप आपको ये जो छोटा सा क्वेश्चन है समझ में आया होगा। क्लियर है? ओके, अब ध्यान रखना नाइट्रोजन पे अगर कहीं पॉजिटिव चार्ज होता है तो अभी जैसे मैंने अभी आपको ये करवाया था ना, नाइट्रोजन पे अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो बेसिकली इसका क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल, मैंने लिखा ही है वैसे। नाइट्रोजन के पास में वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है अगर नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना ले और पॉजिटिव चार्ज हो, तो नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज वो भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड अपने से दूर जाके पार्टिसिपेट नहीं करता है रेजोनेंस में। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक बेसिक बात। अब बात करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो मैंने बोला कि क्या ये जो आपके सामने मॉलिक्यूल है दैट इज बेंजीन, इसको क्या कहते हैं? बेंजीन, दिस इज बेंजीन। ठीक है, क्या बेंजीन रेजोनेंस करेगा? आप सीधा देखेंगे क्या उनमें से कोई भी कॉन्जुगेट सिस्टम है यहाँ पे? तो अभी देखो पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, है ना ऐसा कॉन्जुगेशन? तो आप बोलेंगे यस सर इसमें रेजोनेंस होगा। तो मेरा अगला क्वेश्चन अगर होगा तो इसमें मूवमेंट यानी इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करके दिखाइए कैसे कैसे मूव करेगा। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से मूव करेगा, मैंने सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रखे हैं, बस इलेक्ट्रॉन मूवमेंट आपको समझाऊंगा। देखो, ठीक है, अब देखो होता क्या है। ये रहा पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन सिमेट्रिकल है, तो मैंने बोला था आप किसी को भी कहीं मूव करा सकते हैं। तो देखो सबसे पहले आप ना डायरेक्ट देखो दो तरीके से बुक में लिखा गया है। आप इसको यहाँ मूव करा दीजिए, मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला रेजोनेंस भी मूवमेंट आप दिखा सकते हैं। या फिर आप ऐसे सोच सकते हैं कि देखो सबसे पहले होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव किया, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा तो यहाँ पे नेगेटिव डेवलप होगा, और ऑब्वियस है कि इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा कि दोनों तुमने इलेक्ट्रॉन इसको उठा के दे दिया, तो यहाँ पॉजिटिव हो गया। अब देखो यहाँ से सोचना स्टार्ट करना, अभी क्या है, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड क्या एक कॉन्जुगेशन सिस्टम है? मैंने आपको पढ़ाया है। तो अगले स्ट्रक्चर में क्या होगा, अगले स्ट्रक्चर में होगा नेगेटिव चार्ज मूव करेगा पाई बॉन्ड की तरफ, देखो यही तुमको मैंने सिखाया था ना, ध्यान दो। नेगेटिव चार्ज वाला कहाँ है, ये बैक देखिए, नेगेटिव चार्ज मूव करता है ना पाई बॉन्ड वाले कार्बन की तरफ, यानी पाई बॉन्ड की तरफ, मैंने वही मूव कराया है। ठीक है, चलिए, तो ये इधर मूव किया। ओके, तो अगले स्ट्रक्चर में देखो ये वाला इधर मूव करेगा, तो ऑब्वियस जैसे ये यहाँ मूव करेगा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन को, के लिए इस कार्बन का तो देखो 4 बॉन्ड ऑलरेडी है ना, इसके हर जगह क्या पड़ा हुआ, हाइड्रोजन है। अरे होगा ना, बेंजीन के इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, तो हाइड्रोजन कहाँ है, सारे इधर इधर पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो एक एक हाइड्रोजन सभी बॉन्ड्स पे हैं। तो बेसिकली इस कार्बन का तो 4 बॉन्ड है, अब 5वां बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, पाई बॉन्ड उठ के बोलेगा, ये कार्बन बोलेगा ये वाला कि मेरे को पाई बॉन्ड की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे ऊपर से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तुम ये इलेक्ट्रॉन लेकर चले जाओ। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर गया। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा तो अगला स्ट्रक्चर देखो, तो क्या यहाँ पे इस पोजीशन पे बॉन्ड आ जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज में होगा क्या, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये अगेन कॉन्जुगेशन है, तो आप इसको ऐसे मूव कराएंगे, मैंने यही सिखा रखा है, नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड की तरफ मूव करेगा। तो अब इस फिर इस कार्बन को दिक्कत होगा, बोलेगा मेरे पास 4 बॉन्ड तो ऑलरेडी बना है, फिर तुम पाई बॉन्ड ले जाओ, अपना पाई इलेक्ट्रॉन ले जाओ, तो ये आगे की तरफ ट्रांसफर कर देगा। जब ये आगे की तरफ ट्रांसफर होगा, हाँ सर ये मूवमेंट हम एटम के ऊपर दिखाएं कि आगे बॉन्ड बनाएं, देखो ये मूवमेंट किधर होगा, जिधर डेफिशिएंसी है, तो ये मूवमेंट यहाँ की तरफ हो गया। ठीक है, तो ये जब यहाँ मूव करेगा तो देखना, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव किया तो यहाँ पाई बॉन्ड आ गया, और यहाँ पे फिर ये वाले मूवमेंट से यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। तो ये इस तरीके से इसका रेजोनेंस कंप्लीट हो जाता है बेंजीन में। देखो कई टीचर्स या फिर कोई जो भी अच्छे टीचर्स जो मेरे फेटर्निटी के हैं, तो वो जब पढ़ेंगे तो बोलेंगे सर आपने गलत बताया। देखो मैं उन टीचर्स को भी बोलना चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि आप पढ़ा रहे हैं या फिर मैं पढ़ा रहा हूँ कोई चीज़ें गलत है, मल्टीपल बुक्स को मैंने देखा, आपने भी देखा होगा, तो डिफरेंट पैटर्न में सिखाया जाता है। तो एक बेटा ध्यान रखना, ये एक रेजोनेंस का पैटर्न है, ये इस तरीके से दिखाया जाता है, नहीं तो कई बार क्या होता है, ये पाई बॉन्ड को ही सीधा पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन पे ही रेजोनेंस करा देते हैं। तो आप दो तरीके से रेजोनेंस दिखा सकते हैं, पाई बॉन्ड वर्सेस पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन से, और मैंने आपको नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड यानी नेगेटिव चार्ज एंड पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन से करवाया। तो आप किसी से भी रेजोनेंस कीजिए, अब ज़्यादा स्टेबिलिटी कम स्टेबिलिटी की बात नहीं है, मैं आपको बस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करना है बेंजीन में ये मैंने समझाया, आपको जो मन है जिससे भी करना है कर लीजिए।
अगर लगता है सर मुझे दूसरा मेथड भी जानना है तो वो भी मैं आपको साइड में बता देता हूँ, आपको जो मन करे वो फॉलो कर लीजिएगा। देखो, ठीक है, मैं इसी स्ट्रक्चर से स्टार्ट करता हूँ। देखो, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन है। आप ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ मूव कराइए, जिस तरीके से पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है। तो इस कार्बन का क्या हो जाएगा, ज़्यादा बॉन्ड हो जाएगा, ये उठ के यहाँ भेज देगा इलेक्ट्रॉन को। तो अगला स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा। देखिए, तो ये क्या हो गया, इधर पे पाई बॉन्ड हो गया, इधर पे डेफिशिएंसी क्रिएट होने पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये पाई बॉन्ड वैसा ही है। फिर नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन है, ये इधर मूव कर जाएगा, ये जब यहाँ मूव करेगा तो ये वाला यहाँ मूव कर जाएगा। तो अगला स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, फिर अगला स्ट्रक्चर में आप सीधा पाई बॉन्ड को मूव करके फाइनली दिखा देंगे कि देखो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाके पाई बॉन्ड बना लेता है, ये इधर एक पाई बॉन्ड है, यहाँ एक पाई बॉन्ड है। तो आपने स्ट्रक्चर किधर से स्टार्ट किया, देखिए इसमें पाई बॉन्ड का पोजीशन देखो कहाँ था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स कार्बन में देखिए फर्स्ट एंड सेकंड में पाई बॉन्ड था, अभी पूरा चेंज कर गया ना पोजीशन। तो अब ये रेजोनेंस दिखाइए या फिर ये वाला रेजोनेंस दिखाइए, दोनों सही बात है। तो इसमें देखिए कार्बन नंबर 1 एंड 2 के बीच में क्या था, पाई बॉन्ड था, इधर नहीं था। तो अल्टीमेटली पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड क्या हो गया, चेंज हो गया। दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। नेक्स्ट है फिनॉल। मेरा क्वेश्चन है क्या फिनॉल में रेजोनेंस होगा। आप बोलेंगे सर फिनॉल इसको कहते हैं, तो आप सर फिनॉल में तो रेजोनेंस होना चाहिए क्योंकि सर बेंजीन में तो मेरे को तो दिख ही रहा है कॉन्जुगेशन है। और आपने एकदम ठीक बात बोला कि अगर ये OH नहीं भी होता यहाँ पे तो भी रेजोनेंस होगा, और OH लग भी गया है तो भी रेजोनेंस होगा। लेकिन अब मेरा बात ये है, मैं ये पूछ रहा हूँ क्या ये जो OH ग्रुप है ये रेजोनेंस में है, क्या OH ग्रुप जो लगा हुआ है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। आप बोलेंगे सर ये तो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन तो है, तो ये भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। और आपका आंसर एकदम ठीक है कि यहाँ पे रेजोनेंस होगा। बस अब आपको डायरेक्शन समझना है, ध्यान से देखना। तो ये रहे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब मैं इलेक्ट्रॉन मूवमेंट समझाता हूँ। देखो, ये रहा लोन पेयर, ठीक है, ये है लोन पेयर, ये है सिंगल बॉन्ड और ये है डबल बॉन्ड। तो होता क्या है, सबसे पहला मूवमेंट लोन पेयर का इधर की तरफ होता है, यहाँ बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और जैसे ही बॉन्ड बनेगा इस कार्बन के देखिए ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स हैं, आप पांचवा बॉन्ड बना रहे हैं, तो कार्बन अपना वीक बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड को तोड़ के बोलेगा अगले कार्बन को तुम ले जाओ, मेरे को इलेक्ट्रॉन मिल गया। तो देखो, अगर तुम ध्यान दोगे तो मैंने लोन पेयर को पाई बॉन्ड की तरफ मूव करा है, यही मैंने आपको सिखाया भी था। देखो, लोन पेयर और पाई बॉन्ड में मैंने जब करवाया था, देखिए लोन पेयर और पाई बॉन्ड में मैंने लोन पेयर को मूव कराया था ना पाई बॉन्ड की तरफ, मैंने वही फॉलो यहाँ पे किया है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, समझ में आया। उसके बाद तो अगला स्ट्रक्चर कैसा जनरेट हो जाएगा, क्या ये अगला स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा, ध्यान देना। ऑक्सीजन का एक लोन पेयर बचेगा, ठीक है। आगे मूव किया तो यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा, ये दोनों पाई बॉन्ड वैसे ही रहने वाले हैं। ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, कि ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, उसने ज़्यादा बॉन्ड बनाया। जब भी कोई एटम अपने वैलेंसी से ज़्यादा बॉन्ड बनाता है उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है। और ऑल दो आप इसे भी समझ पाएंगे कि अभी तक जब तक ये लोन पेयर था ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का था, जब ये बॉन्ड में आ जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन किसका हो जाएगा, इस कार्बन का हो जाएगा ना। तो लॉस हो गया, अल्टीमेटली दोनों इलेक्ट्रॉन पहले ऑक्सीजन का था, अब एक ही इलेक्ट्रॉन रह जाएगा ऑक्सीजन के पास में। तो लॉस की वजह से वहाँ एक पॉजिटिव चार्ज दिखता है, ठीक है। अब देखिए, अब जो अगला स्ट्रक्चर है उसमें नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन है। तो हम जानते हैं नेगेटिव चार्ज किधर मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज मूव करेगा बॉन्ड बनाने के लिए। और जैसे ही बॉन्ड बनेगा इस कार्बन को फिर दिक्कत कि हाइड्रोजन और 3 बॉन्ड आपको दिख ही रहा है इस कार्बन का, एक ऊपर एक इधर और एक हाइड्रोजन 4। तो ये बोलेगा पाई बॉन्ड को फिर आप ले जाओ, अगले कार्बन को ट्रांसफर कर देगा इलेक्ट्रॉन को। तो ये रेजोनेंस के लिए अगला जो इलेक्ट्रॉन है वो नेक्स्ट कार्बन को शिफ्ट हो गया, क्योंकि इस वाले कार्बन को ऊपर से इलेक्ट्रॉन मिल रहा था, तो इसने इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स को बोला कि तुम ही ले जाओ, मेरे को नहीं चाहिए। तो अगला स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो क्या ये अगला स्ट्रक्चर ऐसा ड्रॉ होगा, ये मूव करके नेगेटिव चार्ज यहाँ बनाएगा और ये जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ ड्रॉ हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन है। तो फिर ये क्या करेगा, ये यहाँ मूव करके यहाँ बॉन्ड बनाएगा, और जैसे ये यहाँ बॉन्ड बनाएगा इस कार्बन को फिर दिक्कत हुआ क्योंकि इसके 4 बॉन्ड्स बने हुए हैं। तो बोलेगा मुझे इलेक्ट्रॉन उधर से मिल गया है, तुम ये दोनों इलेक्ट्रॉन को खुद ले जाओ अपने पास में। तो ये इधर मूव कर जाएगा, और जब ये इधर मूव करेगा तो क्या ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर में आएगा। सर आप ये कैसे समझ रहे हैं कि लोन पेयर को आगे बॉन्ड बनाना है या फिर, ध्यान रखना कभी भी
जब तक आगे सेंटर पे डेफिशिएंसी नहीं दिखेगा तब तक वो एटम की तरफ बॉन्ड नहीं बनाएगा। अगर अगर मान लो कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता तो मैं लोन पेयर को सीधा इधर बॉन्ड बना देता। डेफिशिएंसी नहीं है ना, अभी यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो ये अगले एटम के ऊपर में ट्रांसफर करेगा। क्योंकि डेफिशिएंसी नहीं है तो क्यों वो दूसरे को ट्रांसफर करे, वो नेक्स्ट एटम को बोलेगा तुम ही रख लो ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखिए अगला स्ट्रक्चर में ये जब इधर मूव किया तो यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पाई बॉन्ड बन गया। देखिए नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन है। फिर ये क्या करेगा, ये इधर मूव कराएगा अपने बॉन्ड को। जैसे यहाँ मूव करेगा, ये पाई बॉन्ड जहां से आया था वापस से उसके पास में रिटर्न हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर। तो देखिए अगला क्या हुआ, पाई बॉन्ड यहाँ जनरेट हो गया और लोन पेयर जैसा नीचे आया था वैसे चला गया। इस पूरे प्रोसेस में बेसिकली, इस पूरे प्रोसेस में पाई बॉन्ड का पोजीशन देखो रिंग में क्या हुआ, चेंज हो गया ना, पहले कहाँ था और अभी कहाँ है। इसी को हम कहते हैं रेजोनेंस। तो कोई पूछे कि फिनॉल के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे तो आप बोलेंगे सर 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने इसके। ठीक है, और ऑब्वियस है कि रेजोनेंस, ये तो इन पांचों में से कोई भी फिनॉल एग्जिस्ट नहीं करता है, एग्जिस्ट करता है इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। हाइब्रिड कैसे बनाओगे, देखो जितने सिंगल बॉन्ड है आप सभी दिखा दीजिए। अब पाई इलेक्ट्रॉन मूव कहाँ किया है, पूरे रिंग में मूव किया ना, देखो हर जगह मूव किया है। तो अब पाई इलेक्ट्रॉन को ऐसे गोल से बना देंगे कि पूरे रिंग में ये पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव किया। ठीक है, डॉट डॉट करके। अच्छा, ड्यूरिंग रेजोनेंस चार्जेस डेवलप हुआ है, अगर तुम देखोगे तो इस पोजीशन पर चार्ज डेवलप हुआ है नेगेटिव, तो यहाँ डेल्टा नेगेटिव। इधर भी डेवलप हुआ है डेल्टा नेगेटिव, देखिए स्ट्रक्चर नंबर 3 में डेल्टा नेगेटिव यहाँ है, और यहाँ भी डेवलप हुआ है डेल्टा नेगेटिव। सर डेल्टा नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, डेल्टा नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि एक जो नेगेटिव चार्ज है वो तीनों सेंटर पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, कभी इधर पे आया है, कभी यहाँ आया है, कभी यहाँ आया है। ठीक है, अब ध्यान देना, क्या इस ऑक्सीजन के ऊपर में कोई चार्ज डेवलप हुआ है, देखिए प्लस डेवलप हुआ है ना। तो यहाँ पे आप दिखाएंगे सर ऑक्सीजन पे डेल्टा प्लस, क्योंकि अगर आप प्लस नहीं दिखाते तो ये मॉलिक्यूल पर नेट नेगेटिव चार्ज रह जाता। और रेजोनेंस का रूल क्या है कि जो चार्ज है उसको हमेशा बैलेंस करके चलेंगे। अब हर स्ट्रक्चर में देखिए, पहला स्ट्रक्चर फिनॉल का क्या था, न्यूट्रल था। अगला वाला भी देखो नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल, ये भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव न्यूट्रल, यहाँ पे नेगेटिव एंड पॉजिटिव न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, एंड लास्ट स्ट्रक्चर ऑब्वियस है वो न्यूट्रल हो गया। तो दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, और यही इसी फॉर्म में फिनॉल एग्जिस्ट करता है। ये तो बाकी इसके डिफरेंट डिफरेंट लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, जिनको हम आपस में कैनोनिकल या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं। ठीक है, एक फिनॉल मैंने आपको करवाया। नेक्स्ट है बेंजीन के ऊपर में CHO लगा हुआ है, इसका नाम होता है बेंजिल डिहाइड। दिस इज कॉल्ड बेंजिल डिहाइड। मेरा क्वेश्चन है क्या इस बेंजिल डिहाइड में रेजोनेंस होगा, आप बोलेंगे सर बेंजीन रिंग में तो हो ही रहा है। मेरा क्वेश्चन है क्या ये CHO ग्रुप जो ऊपर में लगा हुआ है कार्बन डबल बॉन्ड O और इधर H, क्या ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो आप बोलेंगे सर पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड ये तो कॉन्जुगेशन में है, तो ये भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा होगा। और फिर मैं बोलूंगा यस बेटा आप एकदम ठीक बोल रहे हैं कि बेंजीन में तो खुद का रेजोनेंस है ही, ऊपर जो ग्रुप ये वाला लगा हुआ है ये भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो अब सर इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ करें, अगला क्वेश्चन ये है। तो देखो मैंने इसके स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट को समझेंगे। देखो सबसे पहले होता क्या है, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि सर ये इसको ऐसे मूव कराते हैं और ये रेजोनेंस ऐसे चालू होगा, तो आप पहला ही स्टेप गलत कर देंगे। ये एग्जाम में कभी मत करना बेटा, क्योंकि मैंने बोला था ऑक्सीजन अपना पाई बॉन्ड अपने से दूर जाके रेजोनेंस में तो पार्टिसिपेट नहीं करवाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाएगा और वो उस तरीके से जाएगा ही नहीं। तो बेसिकली ये मूवमेंट हो गया गलत। तो हमें क्या करना है फिर एग्जाम में, तो अब ध्यान दो, रेजोनेंस का जो डायरेक्शन होगा वो कुछ ऐसा होगा। देखो ये बॉन्ड मूव करेगा यहाँ पे, क्यों मूव करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। यहाँ लोन पे तो मैं दिखाना भूल गया, लेकिन होगा, चलो समझना, ऑक्टेट कंप्लीट था। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है अगर ये इसके ऊपर मूव कर जाए, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन खींच ले, तो देखो क्या ऑक्टेट का पहले, सॉरी ऑक्सीजन का ऑक्टेट पहले भी कंप्लीट था, 2 2 4 2 6 2 8, और वो इलेक्ट्रॉन अगर ये ले लेता है जिसपे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, लोन पेयर तो ऐसे ही रहेगा, और एक नेगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 2 6 और 2 8, अभी भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये मूवमेंट ऑक्सीजन के लिए अच्छा है, वो ऐसा कर सकता है। तो देखो अगले स्ट्रक्चर में क्या होगा, जब आपने जब दोनों इलेक्ट्रॉन उठा के इधर दे दिया तो इस कार्बन को कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्यों दिक्कत नहीं है, वेट, क्यों दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस कार्बन का पहले भी ऑक्टेट कंप्लीट था। देखो 1 2 3 4,
अगला स्ट्रक्चर जो बना रहे हो उसमें देखो ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब ये कार्बन चाहे इधर से बॉन्ड बनाए चाहे उधर से बॉन्ड बनाए उसका तो ऑक्टेट कंप्लीट ही रहेगा। तो ये मूवमेंट ऐसा हो जाता है। तो इस मूवमेंट में देखिए ऑक्सीजन के ऊपर में डेवलप हो गया नेगेटिव चार्ज, एंड इसके ऊपर में क्योंकि आपने ये भी इलेक्ट्रॉन जो कि इस कार्बन का था वो भी दे दिया, तो इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब देखो पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन बनता है और ऑब्वियसली मूवमेंट होगा। अब देखो मैंने पॉजिटिव एंड पाई बॉन्ड का आपको कॉन्जुगेशन बताया था। पॉजिटिव एंड पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन देखो तो कैसा होता है, पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करता है और डायरेक्ट उसी कार्बन के पास बॉन्ड बना देता है वो। तो देखो आप वही काम करेंगे। चलिए तो अब क्या करेंगे, ये पाई बॉन्ड उठेगा सीधा उस कार्बन के पास जाके बॉन्ड बना देगा। ये बॉन्ड यहाँ बनेगा और जैसे यहाँ बॉन्ड बनेगा अगेन ये देखिए दो इलेक्ट्रॉन जिसमें एक इस कार्बन का था वो भी उठा के उधर दे दिया गया। इस कार्बन को कोई प्रॉब्लम नहीं, उधर से बॉन्ड बना लेगा। तो डेफिशिएंसी इस कार्बन पे आ गया। अब जब डेफिशिएंसी यहाँ आया तो ये देखो फिर कॉन्जुगेशन बनता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाला पाई बॉन्ड फिर आगे उठ के इसकी डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए इधर पे पाई बॉन्ड बनाएगा। जब ये पाई बॉन्ड यहाँ बनेगा तो ऑब्वियस इस कार्बन को दिक्कत होगा क्योंकि इसके भी इलेक्ट्रॉन दे दिए गए। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप हो जाता है और जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप होगा तो फिर आप देखिए फिर कॉन्जुगेशन बनेगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। तो डबल बॉन्ड फिर अपने आप को क्या करेगा, यहाँ मूव कराएगा, से बॉन्ड बना देगा कार्बन का डेफिशिएंसी कंप्लीट करने के लिए। जैसे ही ये नीचे उतरेगा इस कार्बन का फिर ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाएगा। अभी देखो इस वाले कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, 4 बॉन्ड्स दिख रहे हैं। लेकिन जैसे ये नीचे आएगा होगा क्या, जैसे यहाँ मूव करेगा इस कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाएगा। देखो पहले भी ऑक्टेट क्या था, कंप्लीट था ना, लेकिन जब इसने खींचा तो इसका ऑक्टेट कम इनकम्प्लीट हो जाता, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाता। काउंट करो, देखो अभी ध्यान देना, अगर ये इधर मूव कर गया तो 1 2 3 ही बॉन्ड बचेगा ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही जैसे ये बॉन्ड इधर मूव कर जाएगा तो इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो ऑब्वियस ऑक्सीजन बोलेगा ठीक है भाई, तुम ये मैं ऐसे भी ऑक्टेट कंप्लीट रखा हूँ, तुम ये इलेक्ट्रॉन वापस से बॉन्ड बना लो, मेरा ऑक्टेट ऐसे भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मूवमेंट करा के ऑक्सीजन जो है अपना वापस से इलेक्ट्रॉन वहाँ दे देता है, ठीक है। और ये पाई बॉन्ड देखो यहाँ पे बन जाता है। तो मूवमेंट ऑफ देखिए पाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखना। इसमें मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है हुआ तो उसमें बेंजीन रिंग में पूरा देखिए पाई इलेक्ट्रॉन्स का पोजीशन क्या हो गया, पूरा चेंज हो गया ना। एंड दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजल्डिहाइड जिसमें CHO का भी पार्टिसिपेशन है। 1 2 3 4 5, ये तो हुए इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। हाइब्रिड कैसे बनाएंगे मैंने आपको यही समझाया था, ध्यान देना। पहले सारे एटम्स को दिखाओ, देखो यहाँ ऑक्सीजन छूट गया है तो मैं ऑक्सीजन यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। अच्छा, ड्यूरिंग रेजोनेंस क्या पाई इलेक्ट्रॉन पूरे सर्कल में घूमा है, पूरे रिंग में घूम रहा है? तो आप पूरे रिंग में ऐसे 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 डॉट डॉट करके पाई इलेक्ट्रॉन्स का पोजीशन दिखा देंगे पूरे रिंग में घूमता हुआ, ठीक है। दूसरा, ड्यूरिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर नंबर 2 में देखिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ बना है तो डेल्टा प्लस एक ही पॉजिटिव चार्ज है, कभी यहाँ बन रहा है कभी ये यहाँ बन रहा है कभी ये यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो अब इस पे नेट क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो ऑब्वियस बात है कि आप क्या करेंगे फिर, जो लोन पेयर है उसको वैसे ही दिखाइए। और डेल्टा नेगेटिव यहाँ बना है, एक बार देखो दिख रहा है क्या, डेल्टा नेगेटिव ऊपर में बनता है। और पाई बॉन्ड का मूवमेंट सिर्फ यही नहीं हुआ है रिंग में, यहाँ भी हुआ है, तो आपको यहाँ भी दिखाना होगा। जो शायद बेटा देखो पीछे वाले स्ट्रक्चर में मैंने यहाँ नहीं बनाया है, ध्यान देना ध्यान देना। हाँ, ये भी यहाँ भी पाई बॉन्ड मूव किया था ना, पाई बॉन्ड को आपको यहाँ भी दिखाना पड़ेगा। देखो पाई बॉन्ड यहाँ मूव कर रहा था ना, तो दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ फिनॉल। एंड अगर हम बात करें तो दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर द बेंजिल्डिहाइड, ठीक है। देखो ये भी न्यूट्रल हो गया नेगेटिव पॉजिटिव लेकर, ठीक है। अच्छा यहाँ देखना ये भी न्यूट्रल स्ट्रक्चर है, ये भी देखिए पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, ये भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव न्यूट्रल, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, और ये भी क्या हो गया, ये तो ऑल दो पहले से ही न्यूट्रल था। तो ये हो गया बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर और ये हो गया लास्ट में उसका रेजोनेंस हाइब्रिड। अब मैं तुमसे दो चीज कंपेयर करना चाहूंगा। तुम बॉन्ड मूवमेंट देखो, कुछ ग्रुप्स हैं रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, जैसे CHO जब लगा तो इसने रेजोनेंस में बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया ना। तो अगर जब खींच लेता है तो ऑब्वियस बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो मुझे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कैसे दिखेगी, पॉजिटिव चार्ज से। कहाँ बन रहा है पॉजिटिव चार्ज, देखिए इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे जो कि मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। तो ध्यान रखना बेंजीन रिंग से जब भी कोई ऐसा ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचता है तो आप हमेशा रेजोनेंस का डायरेक्शन ऐसा ही दिखाएंगे, बाहर की तरफ दिखाएंगे। और बाहर की तरफ दिखाएंगे जब भी रेजोनेंस तो हमेशा ये जो पोजीशंस है ना इन पे हम डेल्टा पॉजिटिव बनाते हैं,
इस बात का ध्यान रखना है। और अगर कोई ग्रुप, जैसे ये, इसका रेजोनेंस का डायरेक्शन देखिए, ये अपना OH अपना इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन अंदर देता है रेजोनेंस में, तो देखो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है इस केस में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। और जब रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो रिंग पे नेगेटिव चार्ज बनेगा। नेगेटिव कहाँ कहाँ बनेगा, सेम पोजीशन पे जहाँ प्लस बना था अभी थोड़ी देर पहले नेक्स्ट वाले केस में। तो इस बात को अब समझ लो, इन दो पोजीशंस को, मान लो यहाँ पे कोई भी ग्रुप होता है, कोई भी ग्रुप, यहाँ OH नहीं CHO कुछ भी लगा हो, मान लो ये ग्रुप G मैं कहता हूँ, तो ये पोजीशन को हम कहते हैं ऑर्थो। ठीक है, यही पोजीशन कहलाता है ऑर्थो, यानी जो G ग्रुप है उससे जो जस्ट लगा हुआ पोजीशन है, बगल वाला पोजीशन बेंजीन रिंग में, उसको ऑर्थो कहते हैं। ये दोनों होता है मेटा। ठीक है, एंड ये पोजीशन कहलाता है पैरा। तो हमेशा ध्यान रखना, ड्यूरिंग रेजोनेंस जब भी इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होगा, तो या तो वो जो ग्रुप G लगा हुआ है, या तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा होगा रिंग से। अगर विड्रॉ कर रहा होगा जैसे CHO, तो वो देख रहे थे ऑर्थो पोजीशन पे उसने क्या बनाया था, ये देखिए, उसने ऑर्थो पोजीशन पे क्या बनाया था, पॉजिटिव चार्ज, एंड पैरा पे पॉजिटिव चार्ज। उसी तरीके से आप जब OH को देख रहे हैं, उसने भी ऑर्थो एंड पैरा पे क्या किया, नेगेटिव चार्ज। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है वो ऑर्थो एंड पैरा पे ही बढ़ाता है, और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाता है वो भी ऑर्थो पैरा पे ही कराता है। तो हम ये कह सकते हैं कि रेजोनेंस इफेक्ट जो है, रेजोनेंस इफेक्ट जो है ओनली ऑपरेट्स एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। मतलब मेटा पोजीशन पे कुछ होता ही नहीं है, ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता है बाहर वाले ग्रुप की वजह से, ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटता है, वो सिंपल वैसे ही रह जाता है। तो अगर मुझे मान लो कि अ, अच्छा चलो बात का बात है, बाद में बात करें। क्या ये बात समझ में आया रेजोनेंस कैसे कराना है? तो इसीलिए मैंने आपको दो तरीके का ग्रुप लिया था, एक जो इलेक्ट्रॉन देता है रिंग में, तो देखो जब ये लेता है तो देखो किस तरीके से मूवमेंट होता है, पाई बॉन्ड पहले रिंग से बाहर भागता है और पॉजिटिव से कॉन्जुगेशन बना के रेजोनेंस होता है। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो देने से इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आता है और नेगेटिव और पाई का कॉन्जुगेशन बनता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी से एक और नया एग्जांपल लेते हैं, NH2 लगाकर। दिस इज कॉल्ड एनीलीन। एनीलीन। मेरा क्वेश्चन ये है, बताइए कि क्या इसमें रेजोनेंस होगा? आप बोलेंगे सर बेंजीन रिंग में तो रेजोनेंस हो ही रहा है। मेरा क्वेश्चन अगेन वही है, क्या ये NH2 जो ग्रुप है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा? आप बोलेंगे सर लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, कॉन्जुगेशन तो है, तो ये भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, और जब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो इसका रेजोनेंस कैसे होगा ये देखिए। अगेन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ है, मैं इलेक्ट्रॉन मूवमेंट दिखाता हूँ। देखो ये रहा एनिलीन। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। लोन पेयर का मूवमेंट मैंने आपको बताया है वही पाई बॉन्ड की तरफ होता है, तो ये नीचे की तरफ बॉन्ड बनाता है, यहाँ बॉन्ड बनेगा, और ये जो है कार्बन का एक्स्ट्रा बॉन्ड होने की वजह से ये बोलेगा तुम लेकर जाओ। तो एटम के ऊपर मैंने क्यों मूवमेंट कराया, क्योंकि आगे डेफिशिएंसी नहीं है। अगर डेफिशिएंसी होता तो मैं सीधा बॉन्ड बना देता आगे लाके। ठीक है, तो अगला स्ट्रक्चर देखो कैसा जनरेट होगा, ऐसा होगा क्या, नेगेटिव चार्ज यहाँ डेवलप हो जाएगा, और नाइट्रोजन को डेफिशिएंसी हो गया कि दो इलेक्ट्रॉन उसी के थे, उसने बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे बन गया पॉजिटिव और यहाँ होगा नेगेटिव। देखिए नेगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन है, तो नेगेटिव चार्ज फिर आगे मूव करेगा यहाँ पाई बॉन्ड बनाने के लिए, और जैसे ही पाई बॉन्ड बनेगा, इस कार्बन के ज़्यादा बॉन्ड होंगे तो ये बोलेगा तुम ले जाओ इलेक्ट्रॉन, मुझे ज़रूरत नहीं है। तो ये अगला स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना होगा, नेगेटिव यहाँ डेवलप हो गया, यहाँ पाई बॉन्ड आ गया, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन, फिर ये नेगेटिव चार्ज जो है वो इधर की तरफ मूव करेगा, और जैसे यहाँ मूव करेगा इस कार्बन को दिक्कत होगा, ये बोलेगा ठीक है जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं आप ले जाइए, अगले वाले कार्बन पर ट्रांसफर हो जाएगा। जब अगला स्ट्रक्चर देखोगे तो नेगेटिव चार्ज यहाँ बना हुआ है, दिख रहा है, ये पाई बॉन्ड इधर आ गया, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन है, नेगेटिव चार्ज वापस से क्या करेगा, यहाँ बॉन्ड बनाएगा, और जब ये बॉन्ड यहाँ बनेगा तो ये कार्बन को फिर दिक्कत होगा, चार बॉन्ड तो पहले से था, तो बोलेगा ठीक है अपना इलेक्ट्रॉन जो दिए थे तुम लेकर चले जाओ। देखो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर वापस से रीगेन कर लेता है, और पाई बॉन्ड का पोजीशन जो है वापस से चेंज हो गया। तो एनिलीन में भी टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने, एक, दो, तीन, चार और पाँच। ये हो गए टोटल 5 लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स ऑफ द एनिलीन। इसमें इलेक्ट्रॉन मूवमेंट मैंने दिखाया है। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या कि पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ कहाँ हुआ है, पूरे रिंग में हुआ है, तो पूरे रिंग में मैंने पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ बढ़ा है,
ऑर्थो पे तो डेल्टा नेगेटिव यहाँ, एंड पैरा पे यानी डेल्टा नेगेटिव यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, कहीं पॉजिटिव बना है क्या? यस, यहाँ बना है, तो डेल्टा प्लस यहाँ दिखाएंगे, और पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यहाँ भी हुआ है तो यहाँ पे भी पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। तो दिस इज दी रेजोनेंस हाइब्रिड। अगर आप देखेंगे तो पहले भी एनिलीन न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, और ये भी न्यूट्रल है, सारे के सारे क्या हो गए? न्यूट्रल। तो ये होता है एनिलीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। चलो एक बात समझ लो कि हम सर कैसे समझेंगे कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिंग में देगा? क्योंकि देखो ये दे रहा है तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा ऑर्थो एंड पैरा पे। ये वाला पहले वाला था वो खींचता था तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा, उससे पहले वाला देता था। तो ध्यान रखना, अगर बेंजीन रिंग से कनेक्टेड ग्रुप जो है, ग्रुप में भी जो एटम कनेक्टेड एटम जो है अगर उसके ऊपर लोन पेयर होता है तो वो इलेक्ट्रॉन देता है रिंग में, और अगर रिंग से कनेक्टेड एटम के ऊपर में अगर पाई बॉन्ड होता है तो वो इलेक्ट्रॉन लेता है। इस बात का ध्यान रखना, वो मतलब बेंजीन में से रिंग को बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को लेकर जाएगा। तो ये सिंपल है, इस तरीके से आप समझेंगे, आप मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। ये लास्ट है आज के लिए, आज का लास्ट मॉलिक्यूल है, दैट इज कॉल्ड पाइरोल, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिस इज कॉल्ड पाइरोल। ठीक है। आप पाइरोल, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल में क्या रेजोनेंस होगा? तो आप बोलेंगे सर लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन है, या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन है, या भी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर का कॉन्जुगेशन है, तो रेजोनेंस होगा। और आपका जवाब एकदम सही है, इसमें रेजोनेंस होगा। ठीक है। अब कैसे होगा, ध्यान दो। ये मैंने इसके स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट समझते हैं। देखो सबसे पहले ये लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का कंजुगेशन है, तो लोन पेयर यहाँ बॉन्ड बनाता है, और जैसे यहाँ बॉन्ड बनाएगा ये वाले जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं पाई बॉन्ड वाले, ये आगे मूव कर जाएंगे क्योंकि इस कार्बन का ऑक्टेट पहले से कंप्लीट था। तो आप एक्स्ट्रा बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज देगा। इलेक्ट्रॉन जब यहाँ मूव करेगा तो देखो नेगेटिव चार्ज यहाँ डेवलप हो गया, यहाँ बन गया पाई बॉन्ड, और लोन पेयर हटने की वजह से पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड हो गए और लोन पेयर में दोनों खुद का इलेक्ट्रॉन था, उसने एक कार्बन को दे दिया इसी वजह से। तो ये कुछ अगला स्ट्रक्चर है। नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये कॉन्जुगेशन बनता है, तो नेगेटिव चार्ज फिर यहाँ मूव करता है, और जब यहाँ मूव करेगा तो इस कार्बन को दिक्कत होगा, तो ये बोलेगा कि ठीक है भाई, अगला जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट है ये इलेक्ट्रॉन आप ले जाइए, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, यहाँ पाई बॉन्ड हो गया, यहाँ पाई बॉन्ड हो गया, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड, अगेन यहाँ पाई बॉन्ड, तो नेगेटिव नेगेटिव सिंगल एंड पाई बॉन्ड, ये क्या करेगा, नेगेटिव यही बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि वहाँ डेफिशिएंसी जैसा दिख रहा है, लेकिन नाइट्रोजन तो 4 बॉन्ड बना चुका है, इसीलिए पांचवा नहीं बनाएगा, ये पाई बॉन्ड को तोड़ना ही पड़ेगा। नाइट्रोजन का मैक्सिमम 3 ही बॉन्ड होता है, 3 बॉन्ड बने हुए हैं, अब चौथा बॉन्ड बना रहे हैं तो उसको ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, और यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है मूव करके वो यहाँ मूव कर जाएगा। तो देखो इधर से जैसे ये बॉन्ड बनाया, नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, लेकिन जैसे ये बॉन्ड उठ के गया फिर से नाइट्रोजन पे पॉजिटिव डेवलप हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है नेगेटिव। अगेन नेगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ मूव करेगा, और जैसे यहाँ मूव करेगा अगेन इस कार्बन को देखिए, 4 बॉन्ड्स हैं इसके, एक हाइड्रोजन होंगे, एक कार्बन इधर, और 2 डबल बॉन्ड इधर है, मतलब एक डबल बॉन्ड इधर है। तो अगेन ये जो नेगेटिव ये जो बॉन्ड है वो बोलेगा कि नहीं, इधर मूव करना पड़ेगा, कि ऑक्टेट, ऑक्टेट नहीं मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, तो इधर से इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ये इलेक्ट्रॉन इसीलिए रिलीज कर देता है कार्बन। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ मूव करके यहाँ पाई बॉन्ड हो गया, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन है, फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ बॉन्ड बनाता है, और जैसे ही ये नेगेटिव यहाँ बॉन्ड बनाता है इस कार्बन को मिलता है बॉन्ड एक्स्ट्रा, ये बोलता है तुम अपना इलेक्ट्रॉन जैसे दिए थे नाइट्रोजन वैसे लेकर चले जाओ, तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन वापस से इसके पास में आ गया। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि रेजोनेंस हाइब्रिड बनाइए, तो अब रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाएंगे, इसका नाइट्रोजन यहाँ बनाएंगे, वापस देखो पहला स्ट्रक्चर रिपीट कर गया ना, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हुए, 1 2 3 4 5। सर इसको वापस से नहीं जोड़ना है क्या? नहीं, पाई इलेक्ट्रॉन का पोजीशन सेम है ना, तो सेम ही स्ट्रक्चर हो गया। तो ये है पायरोल का रेजोनेंस हाइब्रिड। देखो तो पहले सिग्मा बॉन्ड जितने हैं सारे दिखा दिए, लोन पेयर जो है उसको दिखा दिया, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन पूरे रिंग में घूम रहा है, मैंने रिंग में पूरे पाई इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। नेगेटिव कहाँ बना है, सारे स्ट्रक्चर में देखो सब जगह नेगेटिव बना है, सारे कार्बन पे, यहाँ भी बना है, यहाँ भी बना है, इधर ही बना है, इधर ही बना है, मतलब सब स्ट्रक्चर में सब जगह नेगेटिव आया। तो ये रहा डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव यहाँ पे, डेल्टा नेगेटिव यहाँ पे, डेल्टा नेगेटिव यहाँ पे।
ठीक है। और ऑब्वियस है नाइट्रोजन पे क्या बना हुआ है, डेल्टा प्लस। तो हाइड्रोजन है यहाँ पे, मैंने दिखाया नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया डेल्टा प्लस, तो अभी भी न्यूट्रल है। तो इस तरीके से मैंने डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में पाई बॉन्ड का या फिर लोन पेयर का या फिर फ्री रेडिकल का मूवमेंट समझा के आपको रेजोनेंस करा के दिखाया है। बेटा आराम से क्या कीजिए, लेक्चर अब कंप्लीट हो गया है, आज के लिए बस इतना ही है। आप लेक्चर क्लोज कीजिए, थोड़ा देर रेस्ट कीजिए, वापस से जो मैंने मॉलिक्यूल्स ये सारे करवाए ना, इनको पूरा रिवाइज कर लेना बना के खुद से। और जैसे बना लोगे ना, तुमको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं मॉलिक्यूल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ईजिली बना पाता हूँ, ठीक है, या फिर बना पाती हूँ। तो ये आज का टॉपिक कंक्लूड हो जाता है। अच्छा एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अभी का तो ऑल्दो मैं नहीं समझाऊंगा, लेकिन हाँ याद रखिएगा, ये जो पोजीशन है, पोजीशन नंबर 1 एंड पोजीशन नंबर 2, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है। मतलब इन सभी में भी अगर हम बात करेंगे तो ये थर्ड नंबर एंड फोर्थ नंबर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये मोर स्टेबल है कंपेरेटिवली टू दी फर्स्ट एंड सेकंड। तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा यहाँ स्टेबल रहेगा। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे जब स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का टॉपिक आएगा। ठीक है बेटा, तो आज के लिए थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो गया है, थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर लगे कि नहीं ये मुझे टॉपिक आता है या फिर मुझे थोड़ा फास्ट देखना है, तो ऑब्वियस आप 2x पे या फिर 1.5x पे इसको देख जाइए, ठीक है। ये मैंने अच्छे से आपको रेजोनेंस का लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट किया है। एक लेक्चर और आएगा रेजोनेंस के ऊपर में, जहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें बात करने वाले हैं, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, प्लस एम माइनस एम। और आई गेस मैं थर्ड लेक्चर भी लेकर जाऊंगा, क्योंकि इसमें मुझे दिख रहा है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स वगैरह हैं, सब डिस्कस करना है, ठीक है। सो आज के लेक्चर को ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। और मैं यही बात बोलूँगा कि आप थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब अगर कर देंगे तो ये मुझे पॉइंट ऑफ मोटिवेशन देता है कि मैं आपको अच्छा कुछ सिखा रहा हूँ, और मुझे भी इससे बेनिफिट होगा कि मेरा जो चैनल है वो बहुत जल्दी से ग्रो करेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स वगैरह अपने कलीग्स को क्या करिए, जो आपके मेट्स हैं उनको शेयर कीजिए, ठीक है। और ऑब्वियस बात है कि आप मेरे चैनल पे जब आएंगे तो आपको कुछ ना कुछ नॉलेज एक्स्ट्रा फील होगा कि हाँ मुझे एकदम सामने किसी टीचर ने बैठ के समझाया है, ठीक है। तो बस कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप लर्निंग, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और जिनको भी इसका नोट्स चाहिए होगा वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आपको ये नोट्स जो है पीपीटी आपको वहाँ पे ही मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर हम बात करेंगे इसके लेक्चर नंबर 2 यानी रेजोनेंस ही कंटिन्यू होगा नेक्स्ट वाली लेक्चर में भी, ठीक है। चलिए बाय बाय।